যে জাগিয়া, ঘুম নাই বিজড়িত আখি পাতে মোর, ঘুম নাই বিজড়িত আখি পাতে। একটি চাওয়া তাও না পাওয়া, একটি চাওয়া তাও না পাওয়া, কেন এই কৃপণতা আমারই সাথে। ঘুম নাই বিজড়িত আখি পাতে, তোমারই লাগিয়া আছি যে জাগিয়া, ঘুম নাই বিজড়িত আখি পাতে। আকাশে বাতাসে ধরা তব গান গায়, ফুলের পরাগ সুরভিতে মোর ছায়। আকাশে বাতাসে ধরা তব গান গায়, ফুলের পরাগ সুরভিতে মোর ছায়। রেণুতে রেণুতে তব জ্যোতি ঝলসায়, রেণুতে রেণুতে তব জ্যোতি ঝলসায়। মনের গহনে নিভৃতে, ঘুম নাই বিজড়িত আখি পাতে মোর, ঘুম নাই বিজড়িত আখি পাতে। তোমারই লাগিয়া আছি যে জাগিয়া, ঘুম নাই বিজড়িত আখি পাতে। তারার মিষ্টি হাসি চাঁদের আলো, প্রাণের কিরণে তারা সবাই ভালো। তারার মিষ্টি হাসি চাঁদের আলো, প্রাণের কিরণে তারা সবাই ভালো। তুমি এই পরিবেশে আরো সুধা ঢালো, এই পরিবেশে আর সুধা ঢালো। হিয়া উপচিয়া মৃদু চরণ পাতে, মধুর পরশ মাখা মলয় বাতে। তোমারই লাগিয়া আছি যে জাগিয়া, তোমারই লাগিয়া আছি যে জাগিয়া, ঘুম নাই বিজড়িত আখি পাতে মোর, ঘুম নাই বিজড়িত আখি পাতে। একটি চাওয়া তাও না পাওয়া, একটি চাওয়া তাও না পাওয়া, কেন এই কৃপণতা আমারই সাথে। ঘুম নাই বিজড়িত আখি পাতে মোর, ঘুম নাই বিজড়িত আখি পাতে মোর, ঘুম নাই বিজড়িত आँखी पाते। परमपिता बाबा की जय। दीदी 1 मिनट कीर्तन करिएगा और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास। जी जी। बाबा नाम केवलम, 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 बाबा नाम केवलम,
भावानां केवलं 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 भावानां केवलं। परमपिता बाबा की जय। Namaskar, namaskar, all didis. To last class we were discuss about proud, cooperative, and farmer cooperative, and now we'll again get together here to discuss about the cooperative in another perspective and other level of the cooperative. So Manjula Didi is here with us to take our class. हम लोगों के साथ मंजला दीदी हैं हम लोगों का क्लास लेने के लिए। हम लोग फिर से हम लोग यहाँ पे जुड़े हैं दीदी के साथ। मंजला दीदी आवाज जा रही है? थैंक यू दीदी। वेलकम दीदी, वेलकम। थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल। नमस्कार दीदी जी, मेरी आवाज आ रही है दीदी? मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी? हाँ, आ अभी रही है ना? बीच बीच में कटने लग रही है। नहीं, मैं अगर वीडियो स्टॉप करती हूँ तो देखिए आ रही है। जी दीदी, वीडियो स्टॉप से जब कट होगा तो प्लीज मुझे बोलिएगा, क्योंकि जब मुझे पता नहीं चलता, जब मैं बात करती रहती हूँ तो स्क्रीन ब्लैंक होता है, तो बोलिएगा, फिर मैं दूसरी जगह पे जाऊंगी। ओके? वीडियो ऑफ होने से दीदी आपकी आवाज क्लियर है? हाँ बिल्कुल। तो वीडियो ऑफ करके बात करते हैं। तो कल तक हमने बात की है कोऑपरेटिव्स की, और कोऑपरेटिव्स का तो जैसे हम लोग जाने गए, सभी लोग जानते हैं, बहुत देर से हम लोग सेमिनार्स अटेंड करते जा रहे हैं और सेमिनार्स में ये चीजें हम लोग सुनते आए हैं। तो इसमें बहुत बारीकी में क्वेश्चन होता था कि कोऑपरेटिव्स में हम लोग जाएंगे कैसे। तो उस चीज से हम लोगों को हमेशा डर लगा रहता है। वो तो कि कहीं हमारी जमीन एकदम छीन लेंगे उसको, ये तो हर किसी को जमीन का भी डर होता है, प्रोडक्शन का भी डर होता है, इंडस्ट्री का भी डर रहता है, क्योंकि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब हम ट्रांजिट करते हैं तो बहुत से हमारे मन में एक फियर रहता है। तो उसकी क्लैरिटी हम लोगों को अब हो गई है कि ट्रांजिशन बहुत स्मूथली होगा और बहुत फेयरली होगा कोऑपरेटिव्स में। तो हमने देखा कि पहली स्टेज में ओनरशिप होगी, फिर लेबर का भी पैसा होगा और 50% शेयर होगा प्रोडक्टिविटी का, नेट प्रॉफिट का। फिर दूसरी स्टेज में जब इकोनॉमिक लैंड होल्डिंग्स में पहले अनइकोनॉमिक होगा, फिर इकोनॉमिक भी आएंगी, फिर उसमें 25 और 75 का शेयर होगा, 75 लेबर और मैनेजमेंट में होगा। नेट प्रॉफिट की बात कर रही हूँ, क्योंकि प्रॉफिट में हम लोग कोऑपरेटिव्स में कोऑपरेटिव चलाने का खर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का खर्च, सारी चीजों का खर्च निकाल के जो नेट प्रॉफिट होगा तो उसमें हमारी भागीदारी ऐसे ऐसे होगी। फिर थर्ड पोजीशन में जब हम कोऑपरेटिव्स का देख लेंगे कि ये बहुत ही प्रॉफिटेबल है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बहुत फेयरली हो रही है, किसी को भी नहीं लगेगा कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। अगर वो काम करने, ऐसा भी नहीं लगेगा कि मैं तो अपने जमीन में काम करता था और अब मुझे काम नहीं है, मैं काम करता तो मैं और भी कमाता। तो उसका पूरा ध्यान रखा गया कि अगर हम वहाँ पे काम करना चाहेंगे तो उसकी लेबर एक्स्ट्रा होगी, तो उस 75% या 50% में से भी लैंड ओनर है जो, तो उसकी भागीदारी होगी।
फिर तीसरी स्टेज में जब हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड री कोऑपरेटिव्स में जब हमें कोई ध्यान नहीं रहेगा कि हमारी जमीन कौन सी है, उसमें क्या लगा रहा है, कोऑपरेटिव क्या सोच रहा है, फिर कोऑपरेटिव पूरी डिसीजन मेकिंग उसकी होगी कि उसको वहां पे कौन सा क्रॉप लगाना है, कौन सा क्रॉप मोर वायबल है, कौन सा कमर्शियली इंटीग्रेटेड क्रॉप के साथ या एनवायरनमेंट के साथ कौन सा कोऑपरेटिव कौन सी क्रॉप अच्छी होती है। तो क्योंकि डिसीजन मेकिंग कोऑपरेटिव्स को लेनी होंगी, तो नेचुरली फिर हम नहीं जाके, फिर शेयर होल्डर्स जाके वहां नहीं बोलेंगे कि मेरी जमीन में ये लगेगा वो लगेगा। तो इट विल बी साइकोलॉजिकली, 3 स्टेजेस जो ये साइकोलॉजिकली हमको कोऑपरेटिव्स में इन करने के लिए दी गई है। तो बाबा लिखते हैं कि किसी भी फार्मर से लैंड को स्नैच नहीं किया जाना चाहिए, उसके लिए वो अपनी जान भी दे देता है। तो साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड बनने के बाद चौथी जो स्टेज आएगी, तो चौथी स्टेज में नेचुरली वहां पे कोऑपरेटिव डिसीजन लेगा कि वहां क्या उगाना है, कैसे करना है। और अब कोऑपरेटिव, क्योंकि मैंने कल तक कह दिया है कि क्योंकि 2 बीघा 3 बीघा 4 बीघा में हम लोग वो काम नहीं, ट्रैक्टर नहीं ले सकते, टिलर नहीं ले सकते, हार्वेस्टर नहीं जा सकता। तो अब कोऑपरेटिव बहुत बड़ा 200 एकड़ 300 एकड़, लेकिन कोऑपरेटिव्स बहुत बड़े भी नहीं होने चाहिए कि अनमैनेजेबल हो। तो कोऑपरेटिव छोटे छोटे 200 एकड़ 150 एकड़ या 100 एकड़ या 150 एकड़ का कोऑपरेटिव, छोटे छोटे फार्मर्स कोऑपरेटिव होंगे। तो उनको एक तो 500 एकड़ या कुछ उस समय की लोकल बॉडीज उसको देखेंगी कौन से मैनेजेबल होंगे कोऑपरेटिव, तो उतने एकड़ के कोऑपरेटिव्स होंगे। और उसमें हम लोग साइंटिफिक कल्टीवेशन और साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन लगा के उसकी, जैसे कि इरिगेशन, 2 बीघा वाला फार्मर कभी भी नदी से पानी उठा के नहीं ला सकता, वो बोरवेल भी नहीं लगा सकता, या बोर या डीप वेल लगाएंगे तो डीप वेल एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा नहीं होगा और एग्रीकल्चर के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो कोऑपरेटिव डिसाइड करेगी कि यहाँ पे हम अंडरग्राउंड सरफेस वाटर भी मिस यूटिलाइज नहीं करेंगे, और ऊपर से वाटर की कैसे, जैसे कि नदी का पानी कैसे हार्वेस्ट किया जाएगा, और नदी नालों में कैसे चेक डैम, जो कि प्राउट और बाबा हमेशा कहते हैं कि बड़े बड़े डैम्स नहीं लगाए जाने चाहिए। प्राउट कहता है कि बड़े बड़े डैम सिर्फ पहाड़ों में लगाने चाहिए, जैसे कि हिमालयाज में, जैसे कि चिन्हाब पे, जैसे कि जहलम पे, क्योंकि वहां पहाड़ होते हैं, इस साइड भी पहाड़ उस साइड भी पहाड़, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम और फर्टिलिटी बहुत कम लैंड की। तो वैसी जगह पे अगर हम बड़े बड़े डैम लगाते हैं तो ये उतना ना तो ज्यादा कॉस्टली पड़ता है और ना ज्यादा हार्मफुल होता है एग्रीकल्चर लैंड के लिए और पॉपुलेशन के लिए। तो जो प्लेन्स हैं, जो वैलीज हैं, प्लेन्स हैं, जहाँ की लैंड बहुत फर्टाइल होती है। लैंड फर्टाइल क्यों होती है? क्योंकि पहाड़ों से जो बरसात में या बर्फ के साथ जो भी जड़ी बूटी, ऊपर वाला सॉइल, टॉप सॉइल जो जो बह के आता है, तो वो नीचे बैठता है, वो नीचे वैलीज में बैठता है। तो वैलीज में बैठने से एक तो सॉइल चेंज होता रहता है, और ऊपर पहाड़ों की जो उसमें मिनरल्स होते हैं, उसमें पेस्टिसाइड हर्ब्स होते हैं, पेस्ट को किल करने वाले हर्ब होते हैं, ग्रोइंग हार्मोन्स होते हैं उनके इसमें, तो वो नीचे आके, इसीलिए सरकार हमेशा कहते हैं कि आप कभी भी हिमाचल प्रदेश या हमारा उत्तराखंड या हमारे जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ है, उनकी लैंड और गंगा के किनारे वाली लैंड या जमुना के किनारे वाली लैंड या यहाँ पे साउथ की लैंड को एक तरह से नहीं मेजर कर सकते। तो इसमें बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी है और ओपननेस है, और राइट दिया गया है कोऑपरेटिव्स को डिसाइड करने का कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए एक परिवार को कितनी लैंड चाहिए और कितना शेयर बनाया जाएगा। सो ये चीजें सारी खुली रखी गई हैं, तो इसमें कहीं भी अनफेयर नहीं लगेगा। तो चौथी स्टेज में क्या होगा कि सारी लैंड्स कोऑपरेटिव मैनेज करेंगे, और जो 100% जो प्रॉफिट होगा वो सारे शेयर होल्डर्स में, नॉन शेयर होल्डर्स में बांटा जाएगा। और अगर कुछ शेयर क्रॉपर्स हैं जो फार्मिंग में थे, उनसे लैंड छूट गई और चाहते हैं कि उनको लैंड हो, तो शेयर डिस्ट्रीब्यूशन में उनको शेयर भी दिया जा सकता है, तो दिया जाएगा।
तो तब तक क्या होगा कि सब साइड बाय साइड जब फार्मर्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, फार्मर्स की टेक केयर की जा रही है, तो नेचुरली एजुकेशन सिस्टम जो होगा, तो एजुकेशन सिस्टम ऐसा होगा जिसमें कोऑपरेटिव्स के प्रति, एल्ट्रुइस्टिक इन चीजों के प्रति अगर पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे हमारी साइको इकोनॉमी जो बाबा का फोर्थ इकोनॉमी जो बाबा ने दी हुई है, साइको इकोनॉमी की डेवलपमेंट होगी। तो जो वो पेबुला है, जो साइकिक पेबुला है, उसको ब्रॉडन किया जाएगा। तो वो ब्रॉडन करके चौथी स्टेज में लोग समझेंगे कि यही सिस्टम है। जैसे कैपिटलिज्म में जो लोग रहते हैं तो वो समझते हैं कि यही सिस्टम है, कम्युनिज्म में रह के भी सोचते हैं कि यही सिस्टम है। लेकिन प्राउड की जो इकोनॉमी सिस्टम है तो वो इतना फेयर और नॉन करप्ट होना चाहिए। और तब तक एजुकेशन में ये वैल्यूज और एथिक्स आने के बाद लीडरशिप जो होगी इन कोऑपरेटिव्स को चलाने के लिए, नेचुरली लीडरशिप जो होगी, तो वो लीडरशिप बहुत ही मॉरलिस्ट के हाथों में ही होनी चाहिए। तो जब हम कहते हैं कि प्राउड कहता है कि बहुत डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक पावर और सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल पावर जो कहता है प्राउड, तो उसका मतलब है कि जहां भी डिसीजन मेकिंग पावर है वो सेंट्रलाइज्ड हैंड्स में होगी और मॉरलिस्ट के हाथों में होगी। और क्योंकि लोकल लोगों के हाथों में होगी तो ट्रांसपेरेंट होगी। तो ये हो गया कैसे फार्मर कोऑपरेटिव चलेंगे। लेकिन कोऑपरेटिव जो सारे हैं तो आइटम हमारी जो हमारी जो प्रोडक्शंस है तो उसको प्राउड ने 3 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। एक तो है एसेंशियल या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के लिए जो बहुत जरूरी है, मिनिमम हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है, मिनिमम नेसेसिटीज है, उनके लिए जो जरूरी उसको कहा गया एसेंशियल कमोडिटीज। फिर डेमी एसेंशियल या सेमी एसेंशियल जिसे हम कहते हैं कि जिसके बिना हम रह भी सकते हैं लेकिन वो भी एसेंशियल्स में ही आता है। और फिर चौथा होता है लग्जरी आइटम्स। ये 3 कैटेगरीज में प्राउड कमोडिटीज को बांटता है। तो अब जो जो बिल्कुल एसेंशियल कमोडिटीज हैं तो उनमें तो वो तो कंप्लीटली कोऑपरेटिव्स में ही होंगी। जो सेमी है तो उनको देखा जाएगा कि अच्छा एक और 3 तरह की एसेंशियल कमोडिटीज हैं। और ये जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं तो उस पे प्राउड टैक्स नहीं लगाने के इसमें है कि इन चीजों पे टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे जो एसेंशियल्स है। लेकिन कोऑपरेटिव चलाने के लिए इंडिविजुअल फार्मर अगर टैक्स नहीं भी देंगे तो टैक्स की जरूरत जो भी पड़ेगी कोऑपरेटिव चलाने के लिए या आगे पॉलिटिकल पावर को लेने के लिए, तो वो कोऑपरेटिव जब प्रॉफिट में चलेंगे तो कोऑपरेटिव्स ही पे करेंगे। लेकिन कोऑपरेटिव्स भी 3 तरह के हैं क्योंकि टैक्स एग्जेम्पशन नहीं है। टैक्स एग्जेम्पशन सिर्फ सेमी नहीं, सिर्फ एसेंशियल्स पे है। एसेंशियल्स का मतलब है रोटी, फूड आइटम जैसे कि चावल, धान, दाल, ये आइटम्स ऐसी हैं कि इस पे अगर टैक्स लगाया जाएगा तो ये महंगी हो जाएंगी। तो इनको महंगा ना होने के लिए, और एक दूसरी चीज है जब हम प्राउड के बारे में, जब हम कोऑपरेटिव्स के बारे में बात करते हैं तो एट द बैक ऑफ योर माइंड आपको बैकग्राउंड को हमेशा मन में रखना है कि हम बात कर रहे हैं प्राउड की इकोनॉमिक सिस्टम का, जिसमें प्राउड इन्हीं कोऑपरेटिव्स को इंडस्ट्री की तरह देखता है। इट इज इंडस्ट्री आल्सो। जो जितनी भी इंडस्ट्री है तो वो क्योंकि इंडस्ट्री को प्राउड ने बांटा हुआ है की इंडस्ट्री, फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, बिग कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज और फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो की इंडस्ट्री का मतलब होता है जिसमें रॉ मटेरियल, जिसमें एसेंशियल गुड्स को प्रोवाइड करने की इंडस्ट्रीज होंगी। तो उनके लिए तो बोला क्योंकि फार्मिंग उसमें नहीं आती है, फार्मिंग को गवर्नमेंट नहीं चला सकती है। गवर्नमेंट अगर फार्मिंग चलाने बैठेगी तो वो कम्यून सिस्टम वही हालत होगा। तो इसलिए फार्मिंग को फार्मर्स कोऑपरेटिव्स में ही डाल दिया। लेकिन वो एसेंशियल चीजें जो दूसरी लिविंग के लिए चाहिए होती, जैसे कि कपड़ा हुआ, कपड़ा भी फार्मिंग में आधा प्रोडक्शन में आता है। लेकिन जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, जैसे मकान हुआ तो ये मकान हुआ या मैं आगे जाके इसमें आइटम वाइज हम बोलेंगे। लेकिन 3 तरह की
एसेंशियल्स हैं, डेमी एसेंशियल्स हैं। अब एसेंशियल्स में अगर हमने दालें चावल रख लिए तो तेल पापड़ अचार ये हम सेमी में रख सकते हैं। और फिर नॉन एसेंशियल में जैसे अगर हमने साबुन ये चीजें एसेंशियल में आएंगी तो फिर हम नॉन एसेंशियल में अगर पापड़ अचार एक टाइम पे रखते हैं तो क्योंकि हम बेसिक देख रहे हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को बढ़ाते जाना है, तो ये जो डेमी या सेमी एसेंशियल्स हैं ये आने वाले टाइम में एसेंशियल्स में आएंगी। जैसे कि फोन कभी एसेंशियल नहीं लगता था, लेकिन आजकल की साइक के लिए फोन बहुत एसेंशियल हो गया है, कम्युनिकेशन बहुत एसेंशियल हो गई है, टीवी एक एसेंशियल चीज हो गई है, ऑलमोस्ट एसेंशियल हो गई है। तो ये ऐसी एसेंशियल चीज है। चलिए टीवी भी तो हम लग्जरी में रखेंगे, लेकिन इन जो ये एसेंशियल्स और सेमी एसेंशियल चीजें उसमें हम लोग प्राइवेट है, उन चीजों को हम प्राइवेट हैंड्स में नहीं देंगे, प्राइवेट लोगों के पास नहीं देंगे, प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं बनेगी इसकी, ये कोऑपरेटिव्स में ही रहेंगे। अब कोऑपरेटिव्स कितनी तरह के होंगे? एक तो फार्मर कोऑपरेटिव हम एट लेंथ लिए हुए हैं, लेकिन फर्ज कीजिए एक तो फार्मर की एक फार्मर का एक प्रोडक्ट होता है जो सीधा कंज्यूमर ले सकता है। जैसे अगर वीट है तो वीट सीधा कंज्यूमर कोऑपरेटिव में जा सकता है, लेकिन वो भी नहीं जा सकता है। इस फार्मर कोऑपरेटिव के बाद भी वीट को भी अब कंज्यूमर में भेजना है, तो एक और इंडस्ट्री या एक और कोऑपरेटिव वहां लगेगा जिसे हम प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव में रख सकते हैं। जैसे कि अगर आटा बनाना पड़ेगा वीट का तो उसको हम एग्रीको इंडस्ट्री में तो रखेंगे ही, इंडस्ट्री एग्रीको होगी, लेकिन वो कोऑपरेटिव प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव के अंडर आएगा। ये जो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव है इन पे टैक्स जरूर लगेगा और टैक्स होगा एट द प्रोडक्शन लाइन। ये जो क्योंकि एक एक आदमी अगर मिल रखेगा ये रखेगा, अगर वो मिल भी रखेगा तो वो एसेंशियल्स पे रखेगा तो उसे प्रॉफिट चाहिए होगा। सो फार्मर कोऑपरेटिव्स की वो चीजें जो कि डायरेक्टली कंज्यूम नहीं होती हैं उनको प्रोसेस करके कंज्यूम करना होता है। तो या तो फार्मर कोऑपरेटिव अपने यहाँ ही एक प्रोडक्शन अगर छोटी सी चीज जैसे मिलिंग है तो मिलिंग की तो फार्मर कोऑपरेटिव ही अपने एक विंग में कर सकता है, तो उसकी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव भी हो जाएगा उसका और फार्मर कोऑपरेटिव भी हो जाएगा। लेकिन अगर वो बहुत सी चीजों में डील कर रहा है, सब्जियां ले रहा है, वहां की फार्मर में तो फ्रूट आएंगे सब्जियां आएंगी, तो वो उतना उसके पास मैनेजमेंट की कमी है या उसके पास इक्विपमेंट्स की कमी है या ऐसा वो नहीं चाहता, उसको ही फील्स इट इज एनफ, अब हम ही नहीं जाएंगे प्रोडक्शन में, तो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स के लिए एक और जगह पे दूसरी जगह पे जहाँ पे इन चीजों को प्रोसेस करने का प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव होगा तो उस कोऑपरेटिव को भेजेगा। क्यों? क्योंकि इन एसेंशियल्स और डेमी एसेंशियल चीजों में मिडिल मैन की एंट्री ना हो, तो ये इंडिविजुअल हैंड्स में नहीं जाएगा, ये कोऑपरेटिव टू कोऑपरेटिव जाएगा और प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव और कंज्यूमर कोऑपरेटिव दोनों मिलके कंज्यूमर कोऑपरेटिव को ये चीजें भेजेंगे। तो कोऑपरेटिव कंज्यूमर कोऑपरेटिव जो है वो सीधा या तो फार्मर कोऑपरेटिव से कुछ चीजें जैसे फल फ्रूट सब्जी दलहन दालें ये चीजें सीधा फार्मर कोऑपरेटिव से ले जाएगा, या तो अपने यहाँ प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव को दे के वो उसको प्रोसेस कर सकता है, नहीं तो फार्मर सीधा ही प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव में जाएगा। ये इसलिए कि कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी पता होगा कि कितने परसेंट प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव उसको प्रोसेस करने का ले रहा है, तो फिर वो चीज कंज्यूमर में जाएगी, तो कंज्यूमर को भी पता होगा कि इतना 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 इस पे खर्च हुआ है और इतने परसेंट हमारा कंज्यूमर कोऑपरेटिव को चलाने के लिए रख के ही हमें मिलेगा। तो ये जो एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट की प्रॉब्लम अभी भी नहीं है, काफी हाई रेट से और हाई रेट से कम में ही कंज्यूमर को जाएगा। बीच वाला जो 10 रुपए धान का अभी फार्मर को देते हैं, 10 रुपए भी किलो का नहीं मिलता, यहाँ तो 1300 अगर क्विंटल होता है तो 13 रुपए, 13 भी बहुत मुश्किल से एवरेज आप एक 10 रुपए रख से 10 रुपए अगर वो चावल का दे रहे हैं और 70% उसमें चावल निकलता है कि 0.25 किलो, तो 10 रुपए में
पौने किलो चावल अभी वो खरीदते हैं, उससे भी कम में खरीदते हैं। मैंने सुना बिहार वगैरह में तो 800 रुपए में भी वो चावल खरीदते हैं। तो मतलब कि 10 रुपए में वो किलो चावल खरीदते हैं, और मार्केट में जब आप खरीदने जाते हैं तो 40-45 रुपए से कम कोई भी एडिबल चावल आपको नहीं मिलता है। तो 10 और 40, 30 रुपए का जो बीच में डिफरेंस है, तो 30 रुपए के डिफरेंस में ही अगर 5 रुपए 10 रुपए फार्मर की ज्यादा कास्ट है, फार्मर को मिलता है, और अगर 5 रुपए कंज्यूमर को कम मिलता है, और बीच में 15-20 रुपए आपके कोऑपरेटिव चलाने के लिए काफी होता है। वो मैं आपको आगे की एक एग्जाम्पल दूंगी। जैसे कि अमूल कोऑपरेटिव है, बहुत ही फायदे में चलने वाला कोऑपरेटिव है। इसकी एक किताब है कुरियन की, वो मेरे पास किताब थी, उसका नाम में मेरे पास है वो किताब, मैं नाम देख के आपको बोली, जीबी कुरियन, जिसने अमूल ये यहाँ की जो गुजरात में जिसने अमूल कोऑपरेटिव तो पहले से वहां शुरू था, लेकिन जिसने इसको बहुत ही प्रॉफिटेबल बनाया है, तो कुरियन, ये जो मदर डेयरी का कोऑपरेटिव है, ये इतना ज्यादा, आज कल मैं देख रही थी कि अमूल ने कौन सा प्रोडक्ट शुरू किया, नहीं, अमूल ने, हम तो जानते हैं कि अमूल सब चीजों में आ गया है अब, आइसक्रीम, मिठाइयाँ, और हमारे यहाँ कर्नाटका में एक नंदनी है, इसी का है, मदर डेयरी का ही, मतलब इसी कोऑपरेटिव की ब्रांच है स्टेट की, नंदनी। और नंदनी भी घी, मक्खन, पनीर और स्वीट्स सब में डील कर रहा है, और प्रोसेस्ड मिल्क, इन सब चीजों में प्रॉफिट कर रहा है। तो इसका मतलब है कोऑपरेटिव्स अगर ठीक तरह से चले तो इस टाइम में भी ये प्रॉफिट करते हैं। और एक और कोऑपरेटिव के बारे में मैं आपको, एक केस स्टडी है जिसका मैं नाम लूंगी। कुछ लोग, आप में से कुछ लोग बाहर गए हुए हैं, घूमने गए हैं, बच्चे बाहर हैं, बच्चे जानते हैं। मैंने एक अमेरिका में एक कोऑपरेटिव देखा जिसका नाम कास्टको है, मीरा दीदी वगैरह जानती होंगी, कास्टको है। उस कास्टको एक ऐसा कोऑपरेटिव है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव है। सारे इंडियन अमेरिकन जितने भी बच्चे हैं, कास्टको में बहुत इंडियन लोग ये करते हैं। वहां एक बड़े बड़े पैकेट कास्टको देता है अपने कंज्यूमर्स को, लेकिन उसका सिस्टम क्या है, तो उसका मैं इंटरव्यू देख रही थी। उसका सीईओ पिछले दिन वो रिटायर कर गया, और उसका इंटरव्यू है यूट्यूब पे। तो उसे पूछा गया था कि आप, कास्टको में क्या होता है कि आप बड़े से बड़ी, वो डील करता है छोटी सुई से लेकर डायमंड तक डील करता है कास्टको। डायमंड भी कास्टको देता है, और उसके जो रिव्यूज है उसमें लिखा गया है कि उसके कास्टको के डायमंड भी बहुत हाई क्वालिटी के डायमंड से, और बहुत चीप है दूसरे इनसे। अब मैं सोच रही थी कि ये कैसे हो सकता है। चलिए, अगर इसकी केस स्टडी अगर चाहिए होगी तो हम उस पर बात करेंगे। मतलब ये है कि कास्टको में कैसे प्रॉफिट किया जाए। अगर कैपिटलिस्ट वो प्रॉफिट कर सकते हैं तो प्राउटिस्ट क्यों नहीं होगा, प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। तो अब हम बता रहे थे कि प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स भी उसी के इर्द गिर्द में होंगे, और एसेंशियल्स के प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स भी होंगे, जैसे कि स्टील, रॉ मटेरियल आयरन है। रॉ मटेरियल आयरन तो गवर्नमेंट के साथ रहेगा, क्योंकि आयरन अगर आप कोऑपरेटिव्स में या इसमें देंगे तो उसकी मिस यूटिलाइजेशन, और ये क्योंकि बड़े लेवल पे होता है। रॉ मटेरियल जो आयरन है वो छोटे लेवल पे, समाज के लेवल पे या ब्लॉक के लेवल पे आप मेंटेन नहीं कर सकते। तो फेडरल गवर्नमेंट या जो भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट, जो भी यूनिट होगा उसके अंडर होगा। लेकिन उन रॉ मटेरियल्स को फिर बाद में स्टील बनाना है, उसका आयरन बनाना है, क्योंकि जब आप मकान के लिए, मकान क्योंकि एसेंशियल्स में आएगा, तो मकान के लिए आप सरियों देना होगा, आपको आयरन देना होगा, कास्ट आयरन देना होगा। तो उसके लिए जो प्रोडक्शन होगी तो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव करेंगे। तो और अगर फर्ज कीजिए कि फार्मर की लैंड के कुछ प्रोडक्ट है, जैसे कि लाइमस्टोन मिल गया या ग्रेनाइट, कर्नाटका में ग्रेनाइट मिलता है, कर्नाटका, हैदराबाद, साउथ में ग्रेनाइट मिलता है, और राजस्थान में आपका मार्बल होता है, वो तो फार्मर की लैंड पे ही होता है। और ये तो यहाँ तक है कि उड़ीसा में की लैंड में डायमंड मिलता था। अब आजकल डायमंड उसको निकाल दिया होगा, खत्म किया या है मुझे नहीं पता, लेकिन था। तो मैं सोच रही थी कि आप सोचिए कि अगर उड़ीसा के लैंड ओनर्स के टाइम पे वो जो लैंड, तो गवर्नमेंट ने उसका एक कानून बनाया कि अगर कोई भी प्रेशियस स्टोन मिलेगा तो गवर्नमेंट उस लैंड को ले लेती है, अपने अंडर ले लेती है, क्योंकि उनके पास सिस्टम नहीं है कि
सिस्टम भी नहीं है और ये भी नहीं है, क्या कहते हैं उसको, विल भी नहीं है। ना उनके पास सिस्टम है, ना उनके पास विल है कि ये मनी लोकली डिस्ट्रीब्यूट करे, रीडिस्ट्रीब्यूट करे। तो वो उस लैंड को घेर लेती है, चाहे वो सफायर हो, हमारे जम्मू कश्मीर में सफायर मिलता है, नीलम, और यहाँ कर्नाटका में कोलार में गोल्ड मिलता था, गोल्ड खत्म, अब कहते हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं है, चलिए बंद हो गई है, लेकिन गोल्ड मिला। उड़ीसा में डायमंड मिला। अगर ये डायमंड के जो फार्मर्स थे उड़ीसा में, अगर फर्ज कीजिए उन फार्मर्स का कोऑपरेटिव होता, और कोऑपरेटिव में जो, जैसे कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोकल लोगों में वेल्थ का कर रहे हैं, और अगर उन फार्मर्स का जमीनों को कोऑपरेटिव में ले लिया होता और उन फार्मर्स की लैंड में ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी बोल रहे हैं ना हम, तो ऑन द बेसिस ऑफ कितने डायमंड किसकी जमीन में मिले, तो अगर कोऑपरेटिव उनको मैनेज करता तो उड़ीसा के फार्मर्स की क्या कंडीशन होती अभी। और उड़ीसा कितना फेडरल गवर्नमेंट के एक्सचेकर के लिए या स्टेट गवर्नमेंट के एक्सचेकर के लिए जो हमारा बैलेंस्ड एम्प्लॉयमेंट, जो हम रीऑर्गेनाइजिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट करने वाले हैं, 100% एम्प्लॉयमेंट देने के लिए जो व्हाइट कॉलर जॉब होंगे, तो व्हाइट कॉलर जॉब कहाँ होंगे, वो तो फेडरल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होंगे, जैसे कि सिक्योरिटी है, मिलिट्री है, आर्मी है, पुलिस है, कुछ रेलवे स्टाफ है। अब रेलवे तो समाज के अंडर आ नहीं सकता, क्योंकि एक समाज में रेलवे चलती नहीं, रेलवे तो कितने समाज को ये करेगी, तो नेचुरली ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, ये तो कोऑपरेटिव में नहीं होगा, ये कुछ चीजें फेडरल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में होंगी। तो हम एक उड़ीसा का एक फार्मर जो कि भूखा मरता है, वो आज करोड़पति होता, और वो करोड़पति आपको दे भी रहा होता। फेडरल गवर्नमेंट अगर उससे 8%, 10%, 20%, 25% तक, तो प्राउड भी कहता है कि 25% तक तो फार्मिंग वाटर सिस्टम में भी फार्मिंग का पहले था, इसका मतलब 25% तक हम लोग एंडोर्स करते हैं कि 25% अगर देना पड़े प्रोडक्शन लेवल पे या फार्मर लेवल पे तो देना होगा, स्टेट को चलना है। तो अगर इतना देते तो बताइए, एक उड़ीसा स्टेट, तो जैसे मैंने पहले दिन कहा था कि एक वो फूड कमीशन ऑफ इंडिया जो नेहरू जी ने बिठाई थी, तो उसने जब देखा कि इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में खाने पीने की कमी थी, तो कमीशन बैठी कि पता कीजिए कि इतनी, उस टाइम पे तो 32 करोड़ थी शायद हमारी पूरी, 32 तो 35 करोड़ पॉपुलेशन थी, तो उसको बिठाया गया और बोला कि दिखाइए तो ये 35 करोड़ हम लोग फीड कर भी सकते हैं या नहीं। तो जो कमीशन थी, फूड कमीशन, तो उसने जब शुरू किया था काम, अब पूरा उन्होंने और क्या क्या बोला है, लेकिन उस कमीशन की रिपोर्ट में ये तो है कि वन स्टेट ऑफ राजस्थान अगर पूरी तरह से हार्नेस किए जाते वहां के रिसोर्सेज, तो इट इज एबल टू फीड द होल ऑफ इंडिया। उस टाइम की फूड कमीशन की, गवर्नमेंट फूड कमीशन की रिपोर्ट है, लेकिन फिर गवर्नमेंट्स ने उसको एक डस्टबिन में डाल दिया और खाने पीने की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स उन्होंने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। कहाँ से? अमेरिका से वीट लाना शुरू कर दिया और पता नहीं कहाँ से धान लाना शुरू कर दिया। तो ये बातें नेचुरल रिसोर्सेज हर जगह पे प्रकृति ने दिए हुए हैं, तो इनको सिर्फ हार्नेस करना है। चलिए, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव्स भी वहां होंगे, और एक फार्मिंग, जैसे फार्मिंग में एक ऐसी फार्मर ऐसी चीज कल्टीवेट कर रहा है जिसको सीधा कंज्यूम नहीं की जाए, जैसे कि कॉटन है, तो कॉटन कहाँ जाएगा? कॉटन वीवर्स कोऑपरेटिव्स में जाएगा। अब वीवर्स कोऑपरेटिव उसका टेक्सटाइल, जो टेक्सटाइल होगी उसको, अगर वहां से बेसिक, और प्राउड ये भी नहीं कहता कि आपको बहुत नेचुरल रहना है, कॉटन के कपड़े ही पहनने हैं, हैंडलूम ही पहनना, इन चीजों में प्राउड इतना फ्लेक्सिबल है कि ना बाबा किसी भी चीज को स्टॉप नहीं किए। जैसे कि कुछ मार्गी होते हैं, वो बोलते हैं ऑर्गेनिक ही खाना, इनऑर्गेनिक हम नहीं खाएंगे, वैसी चीज नहीं, प्रेफर करते हैं कि हेल्थ के लिए जो ठीक है। लेकिन उसी टाइम पे क्योंकि पीआर सरकार
जानते हैं साइकोलॉजी सभी की, तो इसलिए वो कहते हैं कि लैंड की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स की भी जरूरत है, लेकिन जो फर्टिलाइजर लैंड को हार्म कर रहे हैं, तो रिसर्च होनी चाहिए कि फर्टिलाइजर को इम्प्रूव किया जाए कि लैंड को ज्यादा हार्म ना हो, लैंड डेजर्ट ना बने। तो ये R&D डिपार्टमेंट जो है ये हमेशा प्राउड में काम करता रहेगा। प्राउड के जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव है उसमें बाबा ने सेरिकल्चर का मतलब कि सिल्क का। अब सिल्क में मैं कल एक चीज पढ़ रही थी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये प्राउड में लिखी हुई है कि बहुत से प्राउटिस्ट का एक क्वेश्चन होता है कि सिल्क में तो कीड़े मारे जाते हैं। ये कैसे, कोई प्राउटिस्ट नहीं कर सकता ये चीजें। तो उसके लिए उन्होंने लिखा हुआ, मैं ये चीज मैं भी कल ही कोऑपरेटिव्स का पढ़ रही थी, तो मुझे भी पहले मैंने मैंने ये तो मुझे मैंने पढ़ा था कि ये इकोनॉमी को और अपने आध्यात्मिक डेवलपमेंट भी बाबा की जो जो हमारा फूड सिस्टम है वो इसलिए नहीं है कि हमें हिंसा नहीं करनी है, क्योंकि हिंसा तो हम कर ही रहे हैं, क्योंकि नेचुरल चेन में ही the life is the food of life, means जीव जीवस्य भोजनम। ये तो एक सत्य है, परम सत्य है कि जीव जीवस्य भोजनम। लेकिन वो भोजन लेना, वो लाइफ लेनी जो लीस्ट कॉन्शियसनेस डेवलप्ड है और मोस्ट बेनिफिशियल फॉर आवर बॉडी माइंड एंड सोल है, मोस्ट बेनिफिशियल फॉर आवर बॉडी माइंड एंड सोल एंड लीस्ट कॉन्शियसली डेवलप्ड आइटम को हमें लेना है। ये नहीं हम बोल सकते, जब हम आनंद मार्गी बाहर जाके बोलते हैं कि नहीं जी हम हिंसा नहीं करते, तो फिर हम फंस जाते हैं। हमारा फूड सिस्टम जो है वो सात्विक आहार है। सात्विक आहार किस लिए है कि हमारे मेंटल डेवलपमेंट के लिए, हमारे चक्रों का फूड है, वो हमारे साइकिक प्लेक्सस के लिए, साइकिक एनर्जीज को बढ़ाने के लिए, लिम्फ प्रोडक्शन के लिए, लिम्फ प्रोडक्शन के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम को जो बेनिफिट करेगा वो फूड हमें चुनना है। दैट मीन्स द लीस्ट कॉन्शियसनेस, वी विल किल द लीस्ट कॉन्शियसनेस, जिससे हमें मोस्ट बेनिफिशियल फूड मिले। तो इसलिए ये बात तो है ही नहीं। और इकोनॉमी में भी बाबा वही कहते हैं कि जितने भी मछली पालन है, तो मछली पालन इकोनॉमी में मना नहीं है, इकोनॉमी में उसको ये। और सेरिकल्चर का जब मैं पढ़ रही थी तो बाबा लिख रहे हैं सिल्क के बारे में, लिख रहे हैं बहुत सी चीजें, और वहां लिख रहे हैं कि सिल्क का जो कोकून होता है, तो कोकून को ड्राई करके या तो धूप में मारे जाते हैं, वो अंदर जो उसके सिल्क वॉर्म्स होते हैं वो उनको या तो धूप में मारा जाता है, और हम जानते हैं या तो पानी को उबाल के मारा जाता है। तो हमें भी लगता था कि ये तो थोड़ा सा क्या है, क्रूअल सा लग रहा था। लेकिन बाबा लिखते हैं कि वो जो सिल्क वॉर्म है वो हाइबरनेशन में होते हैं, तो उन्हें दर्द नहीं होता है। बताइए नेचर क्या है। आई एम सो सॉरी हुआ है कब से दीदी। ओ माय यस दीदी, यस। सुनाई दे रहा है दीदी? हाँ दीदी, आवाज आ रही, बीच में आपका म्यूट हुआ था बट हाँ आवाज आ मेरे रही। यहाँ म्यूट आ रहा था, तो मैं नहीं सोची नहीं, क्या अभी जस्ट म्यूट हुआ था, जस्ट म्यूट होते ही आप ऑन अच्छा करें। जस्ट म्यूट हुआ, तो कोई बात हाँ, नहीं। मैंने और सोचा पता नहीं आपकी कब आवाज से म्यूट क्लियर है। है, आवाज मैं क्लियर है। देख नहीं रही थी ना स्क्रीन की ओर, तो मैंने सोचा ना जाने कितना मिस हो गया। नहीं तो नहीं, अभी वो जस्ट बोल म्यूट। रहे हैं कि ये जो कोकून है वो हाइबरनेशन में होते हैं, इसलिए उनको दर्द नहीं होता है मरने से। अगर हम धूप में उनको मारा जाता है या इसमें मारा जाता है, तो जैसे फूड सरवाइव करता है लाइफ पे, तो वैसे ही अगर इकोनॉमी भी जरूरी है कुछ चीजों की लाइफ पे, हो सकता है हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि सेरिकल्चर को हम एसेंशियल में ना रखें, लग्जरी आइटम्स में रख सकते हैं। तो लग्जरी आइटम्स में जितने भी लग्जरी आइटम्स हैं तो वो प्राइवेट हैंड्स में जा सकते हैं। आप बताइए, हम प्राउड की पूरी इकोनॉमी को जब देख रहे हैं कि लग्जरी आइटम्स की, उसमें चाहे लग्जरी में आपकी क्रीम आएगी, उसमें आपका मॉइस्चराइजर आएगा, उसमें आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ सोप्स आएंगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शैम्पूज आएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ परफ्यूम होगा, या लग्जरी आइटम कुछ भी आप बोलिए और हम लोग उसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये लग्जरी आइटम्स प्राइवेट हैंड में होगा।
तो हमारे बच्चे हों या हमारी जनरेशन हो, प्राइवेट इंडस्ट्री को प्राउड ने रोका ही नहीं है। अब एक लग्जरी आइटम का आप कितना रुपए की लग्जरी आइटम्स का एक इंडस्ट्री चला सकते हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज तो प्राइवेट हैंड में होंगी ही, लेकिन नॉन एसेंशियल गुड्स की होंगी। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और एग्रीको इंडस्ट्री और एग्रो इंडस्ट्री जो होगी वो फार्मिंग के साथ और प्रोडक्शन के साथ, जो फार्मिंग के साथ एग्रो और एग्रीको होगी। तो हम सोचते हैं कि एग्रो और एग्रीको कैसे होगी? बता सपोज सपोज हम लोग यहाँ पे महाराष्ट्र में अंगूर पैदा किया जाता है। महाराष्ट्र में अंगूर पैदा होता है, फिर वहां में दालिम दालिम मीन्स क्या कहते हैं उसको, अनार पैदा होता है। तो जो ही पैदा होता है तो उसको काटने के लिए, उसको काट के पैक करने के लिए, उसको पैक करके उसकी जो पैकिंग है, उसके जो पैकिंग के बॉक्सेस बनेंगे वो सारे एग्रो इंडस्ट्री में आएंगे। तो एग्रो इंडस्ट्री 15 से 20% जो लोकल पॉपुलेशन है, अब हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं कि 1 लाख अगर एक ब्लॉक लेवल की पॉपुलेशन है, तो अब उसका हिसाब लगाइए कि उसके पास कितने एकड़ जमीन है, उसके कितने लोकल कोऑपरेटिव्स बनेंगे और उसमें कितने लोगों को, क्योंकि क्योंकि वहीं के लोगों को पहली एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। तो हम कितने लोगों को एग्रो में, एग्रीको में, इनमें अगर हम, जैसे कि पहले भी था इंडिया में, दिस मॉडल इज नॉट न्यू फॉर इंडिया, ये पहले से भी था, लेकिन क्योंकि उसमें सुप्रेशन और ऑपरेशन आने से एक्सप्लॉइटेशन हुई, तो कास्ट सिस्टम स्टार्ट हुआ। तो क्योंकि कास्ट सिस्टम फिर नेगेटिवली इफेक्ट करने लगा सोसाइटी को, तो उसको तोड़ना आसान हो गया। ब्रिटिश लोग जब आए तो उन्होंने उस कास्ट सिस्टम को तोड़ दिया। तो कास्ट सिस्टम टूटने से क्या हुआ, और कास्ट सिस्टम क्योंकि डेरोगेटरी हो गया था, एक इवल हो गया था सोसाइटी का, तो उस कास्ट को छोड़ के लोग एग्रीकल्चर की ओर आ गए, जो एग्रीकल्चर नहीं पहले करते थे। जो पहले एग्रीकल्चरल कम्युनिटी के लिए कोई जूता बना रहा था, कोई फावड़ा बना रहा था, कोई धोबी था, कोई कपड़े धो रहा था, कोई आयरन करके कपड़े देता था, उसको फार्मर से उतनी उतनी उतना उतना अनाज मिल जाता था। कभी कभी उसका अनाज, तो केस स्टडीज है कि एक धोबी का, एक कॉबलर का, एक आयरन स्मिथ का इनकम प्रोडक्ट, मतलब अनाज एक फार्मर से ज्यादा होता था। मतलब क्योंकि फार्मर फर्ज कीजिए कि 20-20 किलो, वहां तब वो दूसरा सिस्टम होता था, बट्टी हट्टी। तो उसमें अगर 20-20 किलो एक एक फैमिली दे रही है उन लोगों को, तो उन लोगों का कभी कभी इतना ज्यादा हो जाता था कि जितना फार्मर ग्रो नहीं करता, फार्मर जितना नहीं बेच सकता, वो लोग उतना उतना बेचते थे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ऐसे थी। लेकिन क्योंकि उसमें एक्सप्लॉइटेशन आ गई और कास्ट सिस्टम इतना रिजिड हो गया, और उसमें लुक डाउन अपॉन मींस उसमें सुप्रेशन शुरू हो गई, उसमें एक्सप्लॉइटेशन आ गई। जब एक्सप्लॉइटेटिव हो गया तो उसको तोड़ना जरूर आसान हो गया, जरूरी भी हो गया और आसान भी हो गया। और जब वो कास्ट सिस्टम टूटा, तो वो पूरी जो सैटेलाइट इकोनॉमी थी, एक विलेज की रूरल इकोनॉमी, एक सैटेलाइट इकोनॉमी थी। हम लोग अभी सैटेलाइट कोऑपरेटिव्स पे भी आएंगे। एक प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव के आसपास में छोटे छोटे कोऑपरेटिव्स या छोटे जो यूनिट्स बनेंगे, तो उसको सैटेलाइट कोऑपरेटिव्स बोला जाता है। अब कितने तरह के कोऑपरेटिव्स हुए हमारे पास? फार्मर कोऑपरेटिव जो ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि ग्राउंड से जुड़ा हुआ कोऑपरेटिव है। फिर उसके बाद प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव होंगे। फिर उसके बाद हमारे पास सैटेलाइट कोऑपरेटिव्स होंगे। ये 3 तरह के कोऑपरेटिव्स हमारी एसेंशियल्स के लिए होंगे, जिनका टैक्स, जिनकी जो मैनेजमेंट होगी वो ट्रांसपेरेंट और कलेक्टिव हैंड्स में होगी, वो इंडिविजुअल हैंड्स में नहीं होगी। फिर उसके बाद हमारा नॉन एसेंशियल गुड्स और नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स और लग्जरी प्रोडक्ट्स होंगे, जो कि इंडिविजुअल हैंड्स में होगा। अब आप नोट करके रखिए कि प्राउड इंडस्ट्री के अगेंस्ट नहीं है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री और नॉन एसेंशियल गुड्स की इंडस्ट्री सारी प्राइवेट हैंड्स में होगी। लेकिन इसीलिए प्राउड को तीसरा प्रिंसिपल देना पड़ा कि nobody will be allowed to accumulate the physical wealth without the clear permission of the collective body। यहाँ पे collective body जो है, तो वो एक सीलिंग रखेगी।
और ऑटोमेटिकली एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या एक प्राइवेट इंडस्ट्री जब एक लेवल टच करेगी, एक बहुत बड़ा लेवल टच करेगी, फर्ज कीजिए उस टाइम के एक्सपर्ट्स ने बैठ के एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का टर्नओवर या उसका प्रॉफिट कुछ रखा हुआ 500 करोड़ रखा गया है, जो कि एक आदमी या एक परिवार ही चला सकता है। उससे ज्यादा जब चलता है तो फिर वो एक परिवार नहीं चलाता, उसमें वो सब लोगों को, अब टाटा बिरला या अडानी अंबानी कहाँ बैठे होते हैं, कहीं गुजरात में, बॉम्बे में बैठे होते हैं, लेकिन उनका बिजनेस हर जगह चल रहा है। मैं तो हैरान हूं कि भूख कितनी है इंसान की। तो मैं कभी-कभी, मुझे हंसी भी आती है कि बिरला हो, अंबानी हो, उनको क्या जरूरत है भाई सब्जियां बेचने की, लेकिन वो सब्जियां बेचने ग्रोसरी स्टोर में भी आ गए हैं। मोर आ गया, वो आ गया, अंबानी भी पीछे नहीं है, बिरला भी पीछे नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं कि ये सब्जियां भी हम ही बेचेंगे। अब इतनी भूख जब होगी तो इस भूख पे कंट्रोल करना जरूरी है। तो प्राउड का तीसरा जो है, तो वो कहता है कि नोबडी विल बी अलाउड टू क्लियर परमिशन ऑफ द कलेक्टिव बॉडी। क्लियर परमिशन जो कलेक्टिव बॉडी देगी, तो सिंगल हैंडेड इंडस्ट्रीज जो होंगी, एक सिंगल फैमिली जो चलाएगी, तो वो उस पे कहीं भी प्राउड में रोक नहीं है। ये समझिए, इसमें कहीं भी प्राउड में रोक नहीं। यही चीजें हमको प्राउड की क्लास में बताई नहीं जाती हैं, और हमारी यंग जनरेशन जो है वो प्राउड से दूर भागती है। हमारे ही बच्चे कहते हैं कि ये तो इम्प्रैक्टिकल है भाई, मैं तो चाहता हूँ कि थोड़ा सा बिजनेस शुरू कर दूं। कितना बिजनेस शुरू करता है हमारा बच्चा? हमारा बच्चा अगर वो 50,000 या 1 लाख उसकी इनकम हो सकती है, तो वो कहता नहीं, मेरी 2.5 लाख होनी चाहिए, 5 लाख होनी चाहिए। वो इतना तो नहीं बोल रहा है कि मुझे एकदम अडानी बनना है या मुझे टाटा बनना है। इतना तो कोई भी एस्पायरिंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट या मैनेजमेंट का स्टूडेंट कॉलेज से बाहर निकलते ही, कोई इतना तो उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि वो अडानी बनेगा, अंबानी बनेगा। इतनी नहीं होती उसकी। होती कि मैं एक पेड जॉब में नहीं जाऊँगा, मल्टीनेशनल में जाके 1 लाख, 1.5 लाख नहीं कमाऊँगा। मैं चाहे 1.5 लाख भी कमाऊँगा तो अपना ही कमाऊँगा, और उसमें मैं इतने लोगों को जॉब दूँगा, इतने लोग मैं अपना मालिक खुद हूँगा। तो इन चीज़ों को प्राउड कभी भी ना तो सुप्रेस करता है, ना ही इम्पोज़ करना चाहिए। इसी चीज़ के लिए, क्योंकि जो जो साइकिक फैक्टर है इंसान की ग्रोथ का, उसको देखना बहुत ही ज़रूरी है, और प्राउड इसको देखता है। हम लोगों ने कितने बजे, 2:30 बजे, 3 साढ़े, अच्छा 10 मिनट है। तो फिर अगर प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव पे हम फिर आते हैं, क्योंकि हम लोग इधर-उधर चले गए, लेकिन ये ज़रूरी था क्योंकि इंडस्ट्री को हमें लेना है, और प्राइवेट हैंड्स में जो हमारी इंडस्ट्रीज़ रहेंगी, उनको भी हमने टच कर दिया है। और उसके बाद वही प्राइवेट इंडस्ट्री जब इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि एक फैमिली से या एक इंसान से उसको नहीं मैनेज किया जाता है, तो वो नेचुरली कोऑपरेटिव्स में चली जाएगी। चाहे वो लग्जरी की हो या चाहे वो नॉन एसेंशियल्स की हो। फिर जब बड़ी इंडस्ट्री बन जाती है तो सिंगल हैंड में नहीं रहेगी, कोऑपरेटिव में चली जाएगी। कोऑपरेटिव्स का मतलब क्या है कि वहां भी उसी तरह का शेयर होगा। एक इंडस्ट्री मिली, दूसरी इंडस्ट्री मिली, तीसरा इंडस्ट्रियलिस्ट मिला, 50 इंडस्ट्रियलिस्ट मिले, और उन्होंने उसको कोऑपरेटिव बना दिया, और वो उसकी वेल्थ को बांटना, उसको चलाना चला रहे हैं, लेकिन वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। जैसे कि हमने पहले ही दिन क्लास में कहा था कि अभी तो सिर्फ 20 परिवार जो इंडिया के हैं, तो वो इतने परसेंट वेल्थ रख रहे हैं। 1% जो पॉपुलेशन है इंडिया की, उसके पास इतनी परसेंट वेल्थ है, और सिर्फ 5% जो वेल्थ है वो 50% इंडिया के लोग उसको शेयर कर रहे हैं। तो ये चीज ना हो, इसलिए वो जो इंडिविजुअल वेल्थ क्रिएटर हैं, जो इंडिविजुअल वेल्थ क्रिएटर है, प्राउड उसको कभी भी उनको लुक डाउन अपॉन नहीं करता, क्योंकि प्राउड इज ए फिलॉसफी विच रिस्पेक्ट्स द वेल्थ क्रिएटर, क्योंकि वेल्थ तो मैक्सिमम क्रिएट करने पे प्राउड जोर देता। आगे हम फार्मिंग पे, अगर अगर कभी हम फार्मिंग पे क्लास लेंगे, तो बाबा लिखते हैं फार्मिंग के लिए कि एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, मिक्स्ड फार्मिंग है बाबा की, कि इस पेड़ के साथ इस पेड़ को लगाओ, इस पेड़ के साथ इस पेड़ को लगाओ, मिक्स्ड क्रॉपिंग होनी चाहिए, इंटरक्रॉपिंग होनी चाहिए। तो वहां बाबा लिखते हैं कि नॉट इवन 1 इंच ऑफ लैंड शुड बी वेस्टेड और मिस यूटिलाइज। नॉट इवन 1 इंच लिखे हैं बाबा। अगर बाबा लिख रहे हैं कि 1 इंच भी लैंड को छोड़ो मत, तो उसका मतलब क्या है? इतना क्रिएट करो, इतना इसको यूटिलाइज करो कि इस रिसोर्स को इतना यूटिलाइज करो, लेकिन क्रिएट करो वेल्थ।
लेकिन एक्यूमुलेट ना होने दो, टू मच एक्यूमुलेशन। प्राउड इज अगेंस्ट एक्यूमुलेशन, नॉट अगेंस्ट क्रिएशन ऑफ वेल्थ। ये डिफरेंस हम लोगों को सबको जानना है कि प्राउड क्या, वेल्थ क्रिएटर्स को, जैसे आजकल हम सुन रहे हैं कांग्रेस की बातें, और वो तो लेफ्ट की बातें, जो कांग्रेस तो माउथ पीस है, कांग्रेस हमारे कांग्रेस के जो बड़े नेता है उनकी तो अपनी अकल ही नहीं है। वो आजकल अंबानी अडानी, तो मुझे इतना ये अंबानी अडानी को किसने बनाया था? उन्हीं के टाइम पे तो ये ऊपर आए थे, लेकिन आजकल वो लेफ्ट की भाषा में इतने खो गए हैं कि दिमाग ही नहीं है। लेकिन लोगों के अगेंस्ट, अगर वेल्थ क्रिएटर्स के अगेंस्ट हम इतनी हेट्रेड क्रिएट करेंगे, तो फिर हम किस मुंह से वेल्थ को यूज करेंगे? अगर प्राउटिस्ट भी इतनी हेट क्रिएट करेंगे वेल्थ क्रिएटर के अगेंस्ट, तो फिर प्राउटिस्ट को कोई राइट नहीं बनता है कि वो अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा खाना खाएं और अच्छी कार में घूमे। राइट नहीं बनता है। तो इसको इतना हमको मॉडरेटली लेना। प्राउड इज नॉट ए रिएक्शन टू एनी थ्योरी, इट इज ए मॉडरेशन बिटवीन टू एक्सप्लॉइटेटिव थ्योरी। एक तो एक्सप्लॉइटेशन पे शुरू हो गया कैपिटलिज्म, और एक रिएक्शन पे शुरू हो गया कम्युनिज्म। तो प्राउड तो बिल्कुल रिएक्शन के बाहर है। इसीलिए प्राउड की इसमें बाबा लिखते हैं कि अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट प्राउड के चलते अगर वो उसकी इंडस्ट्री को क्रम्बल हो जाती है, वो कोऑपरेटिव में आ जाती है और उसकी लाइफस्टाइल में फर्क पड़ता है, तो आपको वो लाइफस्टाइल और पेंशन वो देनी होगी। बोलते हैं कि अगर एक कैपिटलिस्ट जिसको हवाई जहाज में चलने की आदत है, तो उसको आप एकदम नॉन एसी कार में बिठाएंगे तो वो मर जाएगा। अब वो नॉन एसी कार या क्या है एग्जैक्टली, वो एक चीज दीदी सुप्रिया दीदी ने बोला था ये कहाँ लिखा है, लेकिन दीदी ये लिखा हुआ है, मैं इसको जरूर ढूंढ के आपको पेज नंबर दूंगी। लेकिन ये है, मैं जब इंडस्ट्रीज पे हम लेंगे क्लास, तो इंडस्ट्री जब मैं पढ़ूंगी तो मैं आपको पेज नंबर भी दूंगी। अभी मैंने वो, लेकिन ये है कि वो बाबा लिखते, बताइए, ये एक परम पुरुष ही लिख सकते हैं, एक एक हमारे पिता ही जान सकते हैं इस बात को कि मेरा बच्चा, चाहे उसने एक्सप्लॉइटेशन की है या नहीं की है, फिर भी वो मरना नहीं चाहिए। बताइए, ऐसा कोई रिएक्शनरी कह सकता है कि इसने आज तक हमको बहुत एक्सप्लॉइट किया, इसको मारो, उतारो और मारो? सिर्फ परम पुरुष या फादर, उसके फादर बोल सकते हैं कि ये मरना नहीं चाहिए। आप इसको ऐसी धरातल पे धूप में आके मत चलाइएगा पैदल, ये ऐसा ना हो कि उससे हार्ट अटैक हो जाए। इसको ऐसी फैसिलिटी में रखिए कि इसका जीवन भी चलना चाहिए। तो ये चीजें हैं, ये चीजें हमको देखनी है, और वेल्थ क्रिएशन के अगेंस्ट हेट क्रिएट नहीं करनी, जो कि हम लोग प्राउटिस्ट लोग करते आते हैं। हम लोग रहते तो वेस्ट में हैं, लेकिन दीदी आवाज आवाज फिर में से कटने ऐसी लगी आपकी। रिएक्शन हमारे पास बहुत ज्यादा कट रही है दीदी। नहीं, अभी थोड़ा सा जस्ट बीच में, अभी ठीक है। अच्छा, अभी ठीक है। तो दीदी, तो मैं कह रही थी कि प्राउड की, क्योंकि हम लोगों ने पहले से कहा कि हम लोग सभी कोई प्राउड के बिल्कुल नए नहीं है। हम लोग प्राउड की प्रचार करने वाले लोग हैं, प्राउड को आगे सोसाइटी में ले जाने वाले लोग हैं। तो हमें ये चीजें बहुत, प्राउड को बहुत महीन, बहुत ही इंट्रिकेटली उसको इंटरप्रेट करके, द राइटिंग बिटवीन द लाइंस, द मीनिंग बिटवीन द लाइंस को हमें देखना है, ताकि हम उसको आज के पर्सपेक्टिव में उसे इंटरप्रेट करके बताएं। तो कोई भी प्राउड से को, अभी हम लोग देखते हैं, वेस्ट में भी हम देखते हैं कि प्राउडिस्ट लोग जो आए थे प्राउड में, वो वही लोग हैं, उतने बहुत ज्यादा वेल्दी लोग, बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग, बहुत ज्यादा मिडिल क्लास नहीं आ पाई है। वही रिएक्शनरी लोग, जैसे कि अमेरिका में 70s में वो लोग आए जो हिपी थे, हिपी लोग आए, फिर यहाँ के थोड़ा पढ़े, थोड़े से बाबा ने सेटल कर दिया, क्योंकि बाबा ने इस बार कहा है कि कृष्ण के टाइम पे तो बहुत पावर्टी थी लोगों में। वो कहानियां तो दूसरी, कभी हम कहानियां जब सुनाएंगे तो, लेकिन इस समय ऐसे नहीं होगा। तो हम देखते हैं आसपास में, हमारे आसपास में हमारे कोई भी मार्गी उतने ज्यादा सुदामा की तरह या कृष्ण के टाइम के कौन कौन लोग थे जो बहुत ही पावर्टी में रहते थे, तो वैसा नहीं रखा इस बार। बाबा ने कहा कि क्योंकि ये कैपिटलिस्ट, दिस इज एन एरा ऑफ मनी, तो अगर आपको प्रचार भी करने जाना है तो यू शुड हैव सम स्टैंडिंग, आपको टिप टॉप रहना है।
तो टिप टाप रहने के बिना, या आपके पास एजुकेशन की एक क्या बोलते हैं उसको, आर्टिफिशियल डिग्री ना होने से, या आपके पास थोड़ा सा स्टैंडर्ड ना होने से आपको कोई सुनता ही नहीं है, क्योंकि ये कैपिटलिस्टिक एरा है। ये वो विपरीत एरा नहीं है जहाँ पे आपके नॉलेज को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। गैस ऑन मारो। तो उसको दिया जाता है। और इस कैपिटलिस्टिक एरा में क्योंकि पैसे वाले को ही रिस्पेक्ट मिलती है, थोड़ा सा शो वगैरह करने वाले को ही रिस्पेक्ट मिलती है, आर्टिफिशियल एक अपना स्टैंडर्ड दिखाने वाले को मिलती है, इसलिए इस बार उतनी ज्यादा पावर्टी किसी में भी नहीं है। लेकिन जो लोग आए हुए हैं, चाहे हम इंडिया में देखें, सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन छोड़ दीजिए, लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन में जो पहले जो बाबा के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए थे, वो अच्छे पढ़े लिखे लोग थे। फिर बाद में कुछ ऐसे लोग आए जो सिर्फ रिएक्शन में या बहुत ये थे, पढ़े लिखे कम थे। फिर तीसरे फेज में अब जो उनकी संतानें हैं, वो तो उसी में तो वो पढ़ लिख के काफी अच्छी हो गई हैं। तो अब ये जो फेज है, ये प्राउड के प्रचार का और प्राउड को समझने का और समझाने का फेज है। अगर हम किसी से भी प्राउड को अच्छी तरह से समझाएं और कोई भी रिएक्शनरी आइडिया उसमें ना डालें, तो वो समझेगा। और प्राउड में मिडिल क्लास आने की बहुत जरूरत है, क्योंकि मिडिल क्लास ही ऐसी क्लास है जो जो भी काम करती है, तो वो आइडियोलॉजी समझती है। वो आइडियोलॉजी समझ के ही उसमें आती है। उसके लिए फिर कुछ सेक्रीफाइसेस करने के लिए भी अगर तैयार होती है, और अगर चेंजेस करने के लिए तैयार होती है, तो मिडिल क्लास है। और एक और चीज करके मैं अपनी क्लास को, मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम दूंगी। वो है लास्ट में, ये बाबा प्राउड में लिखते हैं, कोऑपरेटिव्स में भी लिखते हैं कि आने वाला जो समय आ रहा है, तो वो बहुत ही अच्छा स्पिरिचुअल माइंडेड लोगों का समय आने वाला है। सो जितनी चीजें ये बोली अभी हमको लग रही होगी कि ऑनेस्ट और ऑनेस्ट लीडरशिप और मॉरलिस्ट ये कहाँ मिलेंगे, ये कैसे बनेंगे, तो उन्होंने ये भी लिख दिया कि आने वाली पीढ़ियां ऐसी होंगी। और अगर हम अपनी साइको इकोनॉमी पे जोर देंगे, और अब वो एजुकेशन सिस्टम में ऐसी चीजें, अल्ट्रुइस्टिक चीजें, सेवा सर्विस, ये चीजें आएंगी, तो ये बहुत ही नियर फ्यूचर में ये चीजें हमारे लिए ऐसी कॉमन होंगी जैसे 25 साल पहले हमारे हाथ में मोबाइल एक बहुत एस्पिरेशनल था। 25 साल भी नहीं, शायद मेरे ख्याल में कितने 20 साल या 15 साल। लेकिन आज हमारे हर एक के हाथ में मोबाइल है, स्मार्टफोन है, इंटरनेट का डाटा है, और एक दूसरे से वीडियो कॉल कर रहे। ये हमारे लिए, जब हम छोटे थे तो हमारे लिए फोन ही बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद फोन आया, दूर से बातें हो रही थी। फिर इसी तरह से माइक्रोवाइटा साइंस का भी बाबा लिखते हैं, तो वो माइक्रोवाइटा साइंस, ये स्पिरिचुअल चीजें, ये यम नियम का फॉलो करना। हाँ, एक और चीज बाबा यहाँ लिखते हैं कि इंडिया में स्पिरिचुअलिटी का कल्चर लाना इजी है, क्योंकि यहाँ के लोगों में स्पिरिचुअलिटी एक 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 इनहेरेंट प्राण धर्म है, जिसे विवेकानंद प्राण धर्म कहते हैं। तो इसका मैं जब ये पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि इसमें वो क्वेश्चन का आंसर भी आ जाता है कि परम पुरुष हमेशा इंडिया में क्यों पैदा होते हैं। क्योंकि यहाँ की भूमि जो है, यहाँ की जो धरा है, वो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है। और उसी चैप्टर में बाबा ये भी लिखते हैं कि यहाँ के जो कम्युनिस्ट भी हैं, बाहर स्टेज पे बैठ के तो बड़ी लंबी लंबी बातें एथीस्ट कहते हैं, गॉड को नहीं मानते, लेकिन अंदर जाके वो बाबा जो लिखे हैं ना कि बड़े बड़े कम्युनिस्ट लीडर जो हैं, तो वो अंदर से वो लंबी स्लीव के अंदर पे एक ये बांधा होता है उन्होंने, वो काइत, वो बांधी होती है काली डोरी का धागा। तो ये है। लेकिन फिर एक और चीज लिखते हैं कि स्पिरिचुअलिटी तो है, लेकिन ऑनेस्टी नहीं है, करप्शन, ऑनेस्ट नहीं है, यहाँ के लोग मॉरलिस्ट नहीं है। और वेस्ट में स्पिरिचुअलिटी कम है, लेकिन वहाँ के लोग मॉरलिस्ट हैं। और इसी संदर्भ में बाबा फिर आगे यहाँ लिखते नहीं, लेकिन बोलते हैं कि इंडिया की 90% लोग तामसिक हैं, 95% लोगों की मेंटालिटी तामसिक है, और 5% है जो सात्विक है। और बाहर के इसमें 95 लोग राजसिक हैं। इंडिया में राजसिक लोग बहुत कम है, और बाहर के लोगों में 95 राजसिक है, वहाँ 5 तामसिक है, लेकिन वहाँ सात्विक नहीं है।
तो इंडिया क्यों पायनियर इन स्पिरिचुअलिटी होगी उन 5% लोगों से। तो कभी भी हमें ये डरना नहीं कि हम थोड़े हैं, 1 हैं, 2 हैं, हम ये काम कर पाएंगे या नहीं। तो यही 5% लोग अगर ग्लोबली इंडिया की स्पिरिचुअलिटी में पायनियर होंगे और फिर आगे ग्लोब में अपनी एक इंडिया की एक हैसियत होगी, तो फिर हमें भी 1 या 2 ही हैं, ज्यादा नहीं है, उससे डरने की कोई बात नहीं। और हम भी अगर 1-2 भी काम करना शुरू करेंगे तो जरूर हम उसमें सक्सेसफुल होंगे। और मुझे लगता है मेरा समय हो गया, और अगर कोई चीज रह गई है तो क्वेश्चन आंसर में लेंगे। और धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू मंजुला दीदी, बहुत ही अच्छा क्लास रहा और बहुत क्लियर हुआ कोऑपरेटिव, फार्मर कोऑपरेटिव, एग्रीको एंड और एग्रो। मैं क्वेश्चन आंसर के टाइम पे 5 मिनट सैटेलाइट कोऑपरेटिव में शायद नहीं ये कर पाए। वो सैटेलाइट कोऑपरेटिव एक तो छोटा हाँ, सा है, वो हम बोल तो देंगे। हमारा 4 तरह का कोऑपरेटिव आज दीदी बताई, फार्मर कोऑपरेटिव, कंज्यूमर कोऑपरेटिव, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव एंड सैटेलाइट कोऑपरेटिव, सैटेलाइट कोऑपरेटिव। जिसको कि अभी दीदी ने टच नहीं किया है सैटेलाइट कोऑपरेटिव। नहीं, वो बहुत कम में 5 मिनट में हो जाएगा, जी। 5-6 मिनट तो में। हम लोग 4 तरह के कोऑपरेटिव को समझे, दीदी ने क्लियर करा एंड बहुत ही अच्छे से हम लोगों को आई थिंक, मुझे लगता है, मुझे तो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ और जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी क्लियर हुआ होगा। और नाउ दिस इज द टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन। सो सब लोग किसी के पास भी कोई भी रिगार्डिंग दिस टॉपिक क्वेश्चन है तो आप लोग बता सकते हैं, पूछ सकते हैं दीदी से। तो कोई भी चाहते हैं तो प्लीज आप लोग आगे आइए और अपना क्वेश्चन रख सकती हैं हम लोगों के बीच में। किसी दीदी को पूछना है? जी दीदी नमस्कार, बहुत ही मंजुला अच्छा दीदी क्लास बोल रही थी रहा। ना दीदी, मंजुला जी दीदी बोल रही दीदी। थी कि सैटेलाइट के बारे में थोड़ा सा डिफाइन करेगी हाँ बोल के। दीदी, मेरा भी क्वेश्चन वही है, मैं वही पूछने वाली थी कि सैटेलाइट कोऑपरेटिव के बारे में कुछ बता दीजिए दीदी। सैटेलाइट पे बोलती हूँ दीदी, मुझे पता नहीं, मुझे ये नहीं मिल रहे हैं। मैं थोड़ा ये करना चाहती थी। 1 मिनट में आई दीदी, मुझे ये अपने आप को माइक्रोफोन नहीं मिल रहा है। ओ शोभा, मेरे पास ये क्या बहुत बड़ी है, वो मत है, बस करके रखना ऐसा चाट गिटे लकड़ी मत। दीदी आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे वो म्यूट करने वाला ये नहीं मिल रहा है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊं। मुझे किसी को कुछ कोई बोलना बात था, बोल नहीं, दिया। कोई बात नहीं, मैं म्यूट कर देती हूँ, मैं म्यूट कर देती हूँ। नहीं, हो गया दीदी, हो गया। मैं बोल के आगे किसी को कुछ ओके काम कहना था, ओके। तो मुझे वो मिल नहीं रहा है। मैं बहुत ही इलिटरेट हूँ इन चीजों में। मैंने सोचा मैं कहीं कुछ इधर उधर ढूंढूंगी तो ऐसा ना हो कि डिस्कनेक्ट हो जाऊं और फिर ये फ्लो चला जाए। तो ठीक है, मैं सैटेलाइट, अच्छा तो दूसरी चीज है, अब सैटेलाइट के लिए पूछा गया है क्वेश्चन, तो उसको इसके अलावा प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स के आसपास में, जैसे कि फर्ज कीजिए एक कार बनाने का प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव है, तो कार अगर अभी तो सिस्टम है कि कार एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री और एक ही इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में होती है, या 2 पार्टनरशिप होती है। लेकिन जब हम इतनी बड़ी इंडस्ट्री को की पैसे को रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे, तो कार इंडस्ट्री को कंप्लीट पूरा कार इंडस्ट्री की इतनी बड़े कार जब एक कार बनती है तो उसके बहुत से टूल्स होते हैं, जैसे कि आजकल की गाड़ियों में 12 या 13 तो महिंद्रा की एक्सयूवी है, या ये इनमें 13 25 कंप्यूटर लगे होते हैं, सॉफ्टवेयर लगे होते हैं। तो ये इतनी चीजें कार इंडस्ट्री जो है, तो उसने बहुत कंसंट्रेटेड सिस्टम से बनाई होती है, क्योंकि उनको प्रॉफिट चाहिए। तो वो या तो बहुत से टूल्स और बहुत सी पार्ट्स जो वो खुद बनाते हैं, नहीं तो कोई दूसरी इतनी बड़ी इंडस्ट्री होती है जिससे वो लाते हैं, और वहां से लाते हैं जहां से चीप मिलता है। लेकिन कार इंडस्ट्री की रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए भी, और कार रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, अगर हम आसपास में और भी छोटे-छोटी कोऑपरेटिव्स को दूसरे छोटे-छोटे लोगों को काम देना चाहते हैं, तो कार के जो पार्ट्स हैं वो सिर्फ एक ही इंडस्ट्री नहीं बनाएगी, उसका एक पार्ट है। सपोज स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग कोई बनाएगा, इंजन के कितने पार्ट्स होंगे, ना जाने क्या होगा, कार्बोरेटर होगा, कुछ होगा, रेडिएटर होगा, ये सारे पार्ट कार की जो इंडस्ट्री है उसके आसपास में ये छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज होंगी, या घरों में ही बनेगा। तो इसका मतलब है
रीडिस्ट्रीब्यूशन काम की घर में ही होगी। हो सकता है कोई ऐसे पार्ट्स है जो घर में बैठे बैठे लेडीज बना जाए या बच्चे बना जाए एक्स्ट्रा टाइम में। तो वो जो छोटे बड़े बड़े कोऑपरेटिव के लिए छोटे कोऑपरेटिव्स घरों में घर की इंडस्ट्री में, या क्योंकि प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव की बात करें हम, एग्री को की नहीं, इसीलिए फार्मर कोऑपरेटिव डिफरेंट है। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव के आसपास में जो ये काम हम बांटेंगे लोगों में, तो उसको कहा जाएगा सैटेलाइट कोऑपरेटिव्स। वो सैटेलाइट है, वो कार इंडस्ट्री के सैटेलाइट है, स्टील इंडस्ट्री के सैटेलाइट होंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सैटेलाइट होगा। वीविंग करना है, सूत काटते तो बैठेंगे नहीं, वीवर कोऑपरेटिव होगा। वीवर कोऑपरेटिव में हैंडलूम ही लगेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि प्राउड कहता है कि पावर लूम लगाओ मैक्सिमम, जिससे प्रोडक्शन हो वो करो। ये प्राउड तो यहाँ तक भी कहता है, ये कहना बहुत जरूरी है कि प्राउड तो यहाँ तक कहता है कि अगर आपको फार्मिंग कंपोनेंट्स नहीं मिल रहे हैं डायरेक्ट नेचुरल, तो आप सिंथेटिक बनाइए। जैसा कि हम देखते हैं रबर हम लोग यहाँ तो साउथ में तो रबर पैदा किया जाता है, तो ये रबर जो फार्मर रबर ग्रो करता है वो बहुत हाई क्वालिटी का होता है, जैसे कि एरोप्लेन के टायर्स वगैरह तो उसी रबर से बनते हैं। लेकिन अगर उसी पे डिपेंड होगी पूरी इंडस्ट्री, तो रबर बहुत महंगा होगा और प्रोडक्शन बहुत कम होगी। इसीलिए सिंथेटिक रबर क्रिएट किया गया पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, वेस्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। सिंथेटिक रबर भी वैसा ही है, हाई क्वालिटी चीजें जो बनती, जैसे कि एरोप्लेन के टायर्स, उसके लिए रबर आपको ऑर्गेनिक रबर ही चाहिए। तो इसीलिए रबर की जो काश्त है, यहाँ के फार्मर रबर भी लगाते हैं, तो रबर का भी उनको अच्छा पैसा मिलता है। लेकिन इसी पे डिपेंड होना, या कोई प्राउटिस्ट बोले कि नहीं मुझे तो नेचुरली ही चाहिए खाने पीने के लिए। मैंने प्राउटिस्ट को, बहुत रिजिड प्राउटिस्ट को देखा है कि नेचुरली ही खाएंगे, ऑर्गेनिक ही खाएंगे। प्राउटिस्ट के लिए इतने फ्लेक्सिबल है इन चीजों में कि सिंथेटिक ग्रो कीजिए। वो तो यहाँ तक लिखते हैं, मुझे तो कुछ अजीब सा लगा, मुझे ही अजीब लगा कि अगर दूध की प्रोडक्शन कम है तो उसके जो प्रोडक्ट है उनको इकट्ठा कीजिए, सिंथेटिक दूध बनेगा बनेगा मेरे ख्याल में। तो हमें लगता है सिंथेटिक दूध कैसे पिएंगे, लेकिन उन्हीं कंपोनेंट्स से, वही जो कंपोनेंट्स को ये किया जाएगा, ब्रेकअप किया जाएगा और उनको केमिकली जोड़ा जाएगा इसमें लैब में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे तो क्योंकि जब बात लग रही होती है तो मैं बोल देती हूँ। आपने पढ़ा है ये 55 के लेक्चर में, जब मैं परसों एक और चीज उसमें पहले तो पढ़ी थी कि उस टाइम पे बाबा बोले थे टेस्ट ट्यूब बेबी बनेगा तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जरूरत नहीं होगी, ये होगा वो होगा, वो तो आप लोग पढ़े। एक और चीज मेरे ध्यान में परसों किसी किताब में आई, अब किसमें मैंने पढ़ा मैं बताऊंगी जरूर। उसमें बाबा लिखते हैं कि ये जो अभी तक तो टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए भी माँ और बाप की जरूरत है, स्पर्म्स और ओवा की। अब तो वहां पे तो लिखे हैं कि ये जो स्पर्म और ओवा है ये तो केमिकल है, तो ये सिंथेटिकली क्रिएट होगा। बताइए, अब इतनी चीज वो लिखे हैं तो ये होगा और बहुत जल्दी होगा। तो इतना फ्लेक्सिबल हमें रहना है ना, वो जो कुछ मार्गियों में, कुछ प्राउटिस्ट में बहुत रिजिडिटी रहती है कि यही खाना है, ऐसा ही खाना, इन चीज, और इसी में हमें काम करना है, ये इंडस्ट्री में नहीं जाना, वो इंडस्ट्री में नहीं जाना, इसको नहीं मारना, मच्छर को नहीं मारना, सांप को नहीं मारना है। तो इन चीजों में इतनी प्रैक्टिकल गाइडेंस है बाबा की। सरकार तो हम बोलने में बहुत दूर लगते, तो बाबा की कि इन गाइडेंस को अगर हम पढ़ें तो हमारी लाइफ इतनी मॉडरेट और इतनी टॉलरेबल और इतनी टॉलरेंट हो जाएगी कि हम सोच भी नहीं सकते। तो ठीक है, मुझे लगता है सैटेलाइट का आंसर हो गया और बहुत लंबा हुआ। थैंक यू जी, दीदी, बहुत बहुत ही अच्छा रहा और रियली अच्छे से क्लियर हो गया। दीदी हाँ, वन जी। पॉइंट, अभी जो आप लोगों ने सुना होगा देता रहता है कि वेजिटेरियन एग, हाँ आजकल पेड़ पौधा में एग बन रहा है, मतलब खिल रहा है, तो ये क्या है, इसको क्या समझा जाएगा? उसके लिए योगा साइकोलॉजी में शायद क्वेश्चन है, उसमें बाबा बोले हैं कि उससे लाइफ प्रोड्यूस नहीं होती लेकिन फिर भी वो तामसिक है, क्योंकि उसमें इंग्रेडिएंट्स वही हैं जो नेचुरल एग में होते हैं। तो वो तामसिक के हिसाब से खाना बना है।
जो कि मैंने पहले ही कह दिया ना दीदी कि हमें हमारा जो फूड सिस्टम है वो इसलिए नहीं चुना गया है कि उसमें लाइफ है, वो इसलिए चुना गया है कि उसमें लिम्फ प्रोडक्शन कितनी है और हमारी मेंटल बॉडी, फिजिकल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी के लिए वो नरिशमेंट कितनी देता है, ताकि जो हमारी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की फिलॉसफी है, प्राउड की भी है, आनंद मार्ग की भी है। जाएगा जी जी दूसरा दीदी, कोई दूसरा, ओके। तो दीदी हमारी जो ये फूड रिस्ट्रिक्शन या फूड रिकमेंडेशन है, तो वो इसलिए है कि हम मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करेंगे अपनी नरिशमेंट, मैक्सिमम नरिशमेंट के लिए। वो है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द फिजिकल एंड मंडेन एंड सुपर मंडेन जो रिसोर्सेज के बारे में लिखा गया है, तो वो हमको मिनिमम रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है, तो इसलिए हमारा फूड चेन है। तो वो जो एग है, वो एग भी मना है और बाबा लिखे हुए हैं, वो मेरे ख्याल में योगा साइकोलॉजी की बुक के क्वेश्चन आंसर में ये क्वेश्चन है, जहाँ के लोग बोलते हैं कि हम ये वेजिटेरियन एग खा सकते हैं क्योंकि उसमें लाइफ नहीं है, क्योंकि उसमें ये नहीं बनता है, चूजा नहीं निकलता है, चिकन नहीं निकलता है। क्योंकि हम लोग जो बाहर में थे ना, उसमें हम लोग क्या टोफू होता है ना, टोफू, हाँ, टोफू का जो है तो या टोफू से बनाते थे एग। हम नहीं बनाते, मतलब मिलता था मार्केट में, तो हम लोग उसको ला के खाए नहीं भी है। दीदी, टोफू का एग तो खा सकते हैं क्योंकि वो या टोफू से बना है ना। टोफू तो दूसरा या चीज है। नहीं, अलग टोफू नहीं, तो वो दूसरी चीज है दीदी, उसी का टोफू प्रोडक्ट खाली दूसरी वो चीज है। शेप हाँ, देते थे। नहीं 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 नहीं, टोफू दीदी सोया से बना है, सोया वो से या, बना सोया है। से बना या। होता है। नहीं नहीं दीदी, तो वो हम खा नहीं, मैं सकते हैं, इसके वो बारे खा में क्या सकते हैं। बोलना चाह रही हूँ दीदी, क्योंकि हाँ बाबा ने एक जगह में कहा है हाँ कि जैसे कोई भी चीज है, जैसे सलाद बना रहे हैं, हाँ सलाद तो गोल गोल काट लो, लंबा काट लो, चलो ठीक है। उसको हाँ कई होते हैं बहुत स्टाइल करके, कोई एक का शेप देता है, कोई उसको चिड़िया बनाता है, कोई उसको क्या बनाता है, क्या क्या बनाता हाँ। रहता है। तो बाबा ने उसको मना किया कि ऐसा नहीं खाना, क्योंकि वो जब खाने जाते हैं ना, उसको देखते हैं तो मन में क्या आता है ना, वो चिड़िया का भावना आ जाता है। तो बाबा ने एक जगह नहीं, में कहीं पढ़ी हूँ। वो तो आपको भावना के लिए, अदरवाइज उसकी या, अगर शेप आप चेंज करें तो खा सकते हैं। हाँ, तो अगर उसको आपको नहीं, ये ना बाबा हो तो कि ऐसा मैं किसी ने, चिड़िया खा रही हूँ तो आप खा सकते हैं दीदी। तो बाबा ने नहीं, उसमें बाबा को किसी मार्गी ने दिया था खाने को ऐसे हाँ सेब बना के। हाँ तो बाबा ने उनको सब दूसरा चीज खाए, फिर बोले कि माँ मैं ये इसको नहीं खा सकती, क्योंकि इसमें ऐसे 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 जो भावना, सेब वो बनाए तो हो। भावना की या, बात है ना हाँ, दीदी, तो तो ऐसे वो सेब, ऐसा अगर उसको सेब जो काट बनाए हो कूट इसको के नहीं खा बनाया तो सकते। खा सकते हैं, हाँ, तो ऐसे मना सेब नहीं से है नहीं, दीदी। या ऐसे में दूसरा कुछ काट के खाओ, अलग सेब देके हाँ तो हाँ चलता हाँ है। हाँ हाँ हाँ। तो बाबा ने खुद तो यही किया था। कोई ये अब मैं देखिए ना, मैं इसको क्लोज करूं तो ओए ಚಂದ್ರವತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗ್ ನೋಡ್ರೋ, अगर टाइम ಇದೆ ನಿಮಗಂದ್ರೆ ಚೂರು ಅಡಕೆ ಒಂಚೂರು ಆರಿಸ್ಬಿಡಿ, अड़के। ओके, सरी सरी, ठीक है दीदी, आप बोलिए, कुछ पूछ रही थी, ठीक है। नमस्कार सब लोगों को। अभी हाँ दीदी हम लोगों का क्वेश्चन था सैटेलाइट, सैटेलाइट का मतलब पता चल गया कि एक जगह पे और नहीं दीदी है एक जो। चीज और रह गई है, अब टैक्सेस की चीज है, तो जी टैक्स इन कोऑपरेटिव्स में प्रोडक्शन लाइन पे टैक्स लगेगा, प्रोडक्शन लाइन पे दीदी, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव के प्रोडक्शन लाइन पे टैक्स लगेगा। उसके बाद डबल टैक्सेशन, ट्रिपल टैक्सेशन नहीं होगी, और इनकम टैक्स नहीं होगा। इनकम टैक्स नहीं होने से दीदी ये होगा कि हम ब्लैक मनी का मनी रखने का कोई रीजन ही नहीं होगा। बताइए, अगर मैं 1 करोड़ रुपए भी मेरे पास अगर है, तो मैं इसलिए छुपा के रखती हूँ कि उसमें इनकम टैक्स लगता है ना। तो अगर 1 करोड़ परमिटेड बाय द सोसाइटी है मेरे पास, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 5 करोड़ है, वैसे तो व्हेन देयर विल बी नो इनकम टैक्स, तो मैं घर में रखूंगी ही नहीं इसको, है ना, बैंक में रहेगा, मनी रोल करेगी, मनी को रोल करना जरूरी है। हेलो, सुनाई दे रहा है दीदी? हाँ, यस दीदी यस। हाँ, तो टैक्सेशन की बात भी साथ साथ में कर दें तो प्रोडक्शन लेवल पे एक बार टैक्स लगेगा, मतलब कि कार मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग जो होगी, सैटेलाइट कोऑपरेटिव से पार्ट्स आएंगे, और कार जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा उसमें उसको असेंबल किया जाएगा, और असेंबल के बाद उसको बाहर कंज्यूमर्स के लिए मार्केट में जब लाया जाएगा, वो छोटे छोटे, वो फिर ट्रेड एंड कॉमर्स में आएगा, वो फिर डीलर सिस्टम अगर होगा, डीलर्स के पास दी जाएंगी कारों को, जैसे आज किया जाता है। तो कारें अगर डीलर के पास जब आएंगी तो प्रोडक्शन लेवल पे टैक्स चला जाएगा। उससे 2 चीजें होंगी, बाबा कहते हैं उससे 2 चीजें होंगी, एक तो
दीदी आवाज फिर से कट रही है, आवाज कट रही है दीदी। एक जगह पे नहीं होगी तो लेबर अनरेस्ट नहीं। जब कंसंट्रेशन ऑफ लेबर एक ओ दीदी हमें ओके दीदी अभी हेलो हाँ दीदी अभी क्लियर है। अभी दीदी तो इससे दो चीजें होंगी कि ये सैटेलाइट कोऑपरेटिव से कोऑपरेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर होगा और लेबर की कंसंट्रेशन भी एक जगह पे जब नहीं होगी तो लेबर अनरेस्ट नहीं होगा। अनरेस्ट विल बी चेक्ड। थोड़े से ही लोग होंगे तो लेबर का अनरेस्ट नहीं होगा और डबल ट्रिपल टैक्सेशन नहीं होगी। एसेंशियल आइटम्स पे टैक्स नहीं होगा तो नेचुरली बहुत कि 1% अगर 1% जो वो आयुमान तो आज को कट करने मुझे लगता है मुझे वहां जाना होगा। मैं कल ही डोंगल में करेंसी डलवा रही हूँ। मैंने जी आवाज कट रही है दीदी तो दीदी की आवाज बीच बीच में कट कट करके आ रही है तो ये अब दीदी और एजेंट्स आई नहीं थिंक हो हमारे दीदी मैं बाहर आ रही हूँ। जी दीदी अभी आ आ रही रही हूँ है लेकिन आवाज आपकी क्लियर नहीं है दीदी, बहुत अभी बीच दीदी बीच में। अभी हाँ अभी क्लियर है, थैंक गॉड दीदी। पूरे क्लास में आपका आवाज बहुत क्लियर था लेकिन लास्ट में आप क्या बोल रही थी कुछ समझ नहीं आया। कोई बात नहीं दीदी मैं अब उस जगह पे आई हूँ जहाँ वो मैं कल भी बाहर बैठी थी। पर ठीक है हाँ पर अभी क्लियर था और सैटेलाइट हम लोगों को बहुत ही अच्छे तरह से क्लियर हो गया आई थिंक मुझे, क्योंकि सैटेलाइट मतलब का मतलब ये है कि हम जो भी इस तरह का जैसे टूल्स होगा गाड़ी बनाने का या एरोप्लेन बनाने का जो भी, तो हम एक जगह से नहीं होगा उसका मतलब कहीं दूसरे जगह से भी बोरो कर सकते हैं, दैट इज सैटेलाइट। बिल्कुल वही क्योंकि एक कोऑपरेटिव के अराउंड कितने सैटेलाइट होंगे। सैटेलाइट तो हम जानते हैं कि सैटेलाइट क्या होता है। सैटेलाइट वो तो जो एक बड़े से प्लेनेट के गिर्द घूमता है। तो एक बड़े कोऑपरेटिव या एक बड़ी इंडस्ट्री के इर्द गिर्द जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होंगी तो एम्प्लॉयमेंट लोकल वहां पे होगी और वो एम्प्लॉयमेंट उन्हीं चीजों में इंडस्ट्री का 10% 10 to 20% हमने रखा है रीऑर्गेनाइज करके। तो उस 10 to 30% की इंडस्ट्री में उसकी काउंटिंग होगी। जी दीदी थैंक यू। कोऑपरेटिव में भी जी इंडस्ट्री की काउंटिंग होगी। एग्रो और एग्री तो इंडस्ट्री में काउंट होगा। जी 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 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो होगी ही होगी और अगर वो जी नॉन एसेंशियल्स की है तो प्राइवेट हैंड्स में होगी। अगर वो एसेंशियल्स की है तो कोऑपरेटिव्स में ही डायरेक्ट होगी। जी जी ठीक है ना दीदी? जी दीदी जी बहुत ओके अच्छा। जी दीदी थैंक यू, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया आई थिंक। और लोगों का अभी नाउ क्वेश्चन आंसर सेशन किसी को पूछना है तो, और हमारे बीच में एक अनुभूति दिख रही है उनका चैट में दिख रहा है एंड शी इज वेरी मच क्लियर अबाउट द व्हाट यू आर टीचिंग एंड वो लिख रही हैं कि सोया मिल्क इज ऑलरेडी इन मार्केट बीइंग यूज्ड एज मिल्क सो वी ऑल, मैं तो घर में भी बनाती हूँ सोया मिल्क। वो तो सिंथेटिक नहीं हुआ ना दीदी, वो तो ऑर्गेनिक ही हुआ ना। हाँ वो तो सोया ऑर्गेनिक मिल्क, हुआ। बादाम हाँ मिल्क, सोया मिल्क, बादाम मिल्क और दूसरा पीनट हाँ मिल्क, ये तो ऑर्गेनिक में आते हैं ना दीदी। पीनट मिल्क भी दीदी आ रहा है और मेरी बेटी को क्योंकि वो है मिल्क में कुछ चीजें उसको सूट नहीं करता तो सूट नहीं ज्यादातर वो करती हैं पीनट मिल्क। जी। नहीं हाँ दीदी वो चीजें हैं वो हम खा सकते हैं। और एक और चीज दीदी, मार्केट में सोया मीट भी आया हुआ है जिसे हम यूज कर सकते हैं। जी 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 दीदी तो ठीक है दीदी, हम लोगों का काफी अच्छे से क्लियर। किसी को कोई प्रश्न है रिगार्डिंग अगर कोई प्रश्न है क्लास? तो प्लीज, हम क्योंकि कोऑपरेटिव आज खत्म कर रहे हैं तो कल तो हमारा दूसरा है ना प्रोग्राम। जी 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 तो हम मंजू लोग जी कल नमस्कार दीदी, एक चीज पूछनी नमस्कार। है। हाँ अब जी जैसे सुप्रिया दीदी अगर मैं दीदी पल्लवी बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा पल्लवी जी, हाँ हाँ मुझे जी, हाँ दिख नहीं रहा है ना। बोलिए दीदी कोई प्लीज। बात नहीं। मैं बस ये पूछ रही थी कि जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं कुछ भी सामान
वो भी तो जैसे अब चाइना से कपड़ा ही आता है तो वो भी तो एसेंशियल गुड्स के अंडर ही आएगा। तो जी उसके दीदी, वो ऊपर एसेंशियल में taxation- आएगा, वो हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करेंगे। वो हमने पहली बार ही बोल दिया था कि समाज से समाज में एक्सपोर्ट इंपोर्ट वही चीजें होंगी जो एक समाज में नहीं बन पाती है। अच्छा, ओके, ठीक है। दीदी, हर समाज अपनी प्लानिंग करेगा, ब्लॉक लेवल पर प्लानिंग होगी, और हर समाज में एक यूनिट होगा जो टेक्सटाइल्स को देखेगा, एसेंशियल्स को देखेगा, वो कोऑपरेटिव के थ्रू देखेगा या प्राइवेट इसके थ्रू देखेगा। और अगर यहाँ पे कुछ चीजें नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, यहाँ पे उस एक चीज के लिए रॉ मटेरियल ही नहीं है और सिंथेटिक भी नहीं बनता है, तो फिर हम इंटर समाज एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, एंड बेटर प्रेफरेबली विद बार्टर सिस्टम। जैसे कि अगर तमिलनाडु में कॉटन ज्यादा हो रहा है और कर्नाटका में नहीं है, कन्नड़ समाज में नहीं और तमिल समाज में कोई चीज है, तो कन्नड़ समाज वो चीज तमिल समाज को देगी जो तमिल समाज के पास नहीं है। अच्छा, ओके, हाँ, प्रेफरेबली। ऐसा नहीं है कि पैसा चलेगा ही नहीं, क्योंकि प्राउड बहुत ही एडवांस्ड और मॉडर्न सिस्टम है, तो इसमें जहां पैसा लगेगा वहां लगेगा, लेकिन बेटर होगा कि तमिल समाज के पास भी कुछ ऐसी, जैसे स्पाइसेस है, जैसे पेपर होगा, कॉफी होगी, या कोई ऐसी चीज होगी जो तमिल समाज के पास नहीं होगी, तो कन्नड़ समाज उसको देगा, और वो चीजें जो कन्नड़ समाज में नहीं वो लाएगा। लेकिन ऐसी भी बात नहीं है, इतनी साइंटिफिक रिसर्च और ये की जाएगी जब कोऑपरेटिव्स होंगे, तो वहाँ किस चीज तरीके से वहाँ के समाज में ही। हाँ, एक और चीज मैं भूल गई बोलना। अब आप बोल सकते हैं कि इसी कोऑपरेटिव में क्यों खरीदेगा समाज, और क्यों ना उसमें करप्शन आ जाए, क्यों ना चाइनीज माल बाहर से आ जाए। तो इसलिए प्राउड कहता है, सरकार लिखते हैं कि हर कोऑपरेटिव की ब्रांड होनी चाहिए, और अगर दूसरे ब्रांड की कोई चीज आती है तो वो पकड़ी जानी चाहिए, जैसे आज भी ब्रांड्स का होता है। अब यहाँ का एक कोऑपरेटिव है जो वो कोई कपड़ा बना रहा है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव टेक्सटाइल्स, तो वो ऐसा ना हो कि दूसरे समाज से कोई दूसरा कपड़ा वैसा ही अंदर आ जाए और हम समझ ना पाए कि ये कहाँ से आया, और वो पैसा भी बनाए और ले भी जाए। ये चीजें ना हो तो उसके लिए ब्रांडिंग होगी, और इस कोऑपरेटिव का एसेंशियल्स वाली गुड्स इसी के कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव में मिलेंगी। तो नेचुरली जब चीजें हमें सभी चीजें मिलेंगी दीदी, तो आप सोचिए हम क्यों जाएंगे कर्नाटका से दिल्ली में शॉपिंग करने, क्यों जाएंगे? जाएंगे तो लग्जरी गुड्स के लिए जाएंगे, और लग्जरी गुड्स तो प्राइवेट हैंड में होंगी, और प्राइवेट हैंड पे ये सीलिंग होगी कि ये बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं दिया जाएगा, जब बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो वो कोऑपरेटिव में चला जाएगा। ठीक है दीदी, ठीक है ना जी। तो और अगर किन्हीं इसमें को कुछ प्रश्न है? हाँ, और इसमें अगर किन्हीं कुछ को रह कुछ और गया है प्रश्न? तो पूछिए, नहीं तो फिर अगर मुझे जब याद, वो ऐसे तो सब हो गया, टैक्सेशन हो गई, जी दीदी, कोऑपरेटिव। हम जी। हम केस स्टडी अगर कभी कोई सोचे कि नहीं होगा तो हम ले सकते हैं। और उड़ीसा के डायमंड का तो एक केस स्टडी ऐसी है कि वहाँ के फार्मर कैसे होने चाहिए थे और कैसे हैं। जी जी दीदी, तो या नेक्स्ट टाइम हम लोग इंडस्ट्री के ऊपर कर सकते हैं फ्लैश। हाँ, इसीलिए इसी में कुछ इंडस्ट्रीज भी आ गई, कुछ नॉन फार्मिंग इंडस्ट्रीज को ले सकते हैं ना दीदी। जी और ठीक है, ठीक है। तो कल तो हम एजुकेशन पे बात कर रहे हैं ना? हाँ, कल जी, कल का टॉपिक हम लोगों का रहेगा ना एजुकेशन। फ्लाइट ऑफ एजुकेशन। हाँ जी, राइट ऑफ एजुकेशन, ना ओके। फ्लाइट 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 फ्लाइट, ओके ओके। क्या प्लाइट? अच्छा, प्लाइट मीन्स स्टेटस ऑफ एजुकेशन, द पुअर प्लाइट ऑफ एजुकेशन। हाँ, या पुअर द दुर्दशा ओके एजुकेशन का अभी जैसे दुर्दशा चल रहा है वही वाला। ओके दीदी। तो और कोई दीदी और कोई बात करना चाहे तो कीजिए, मैं बहुत ज्यादा बातें करती हूँ वन साइडेड। किन्हीं को कोई प्रश्न है रिगार्डिंग दिस? अभी जो हम लोगों का कोऑपरेटिव हुआ है, तो 4 तरह का कोऑपरेटिव दीदी आज क्लियर कर दी, और लोगों का आई थिंक क्लियर हो गया। फार्मर कोऑपरेटिव, कंज्यूमर कोऑपरेटिव, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव एंड सैटेलाइट कोऑपरेटिव, एंड एग्रो एंड एग्रीको उसी का फार्मर के साथ ही होगा, लेकिन ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर कोऑपरेटिव में आएगा। तो आप लोगों को किसी को कोई प्रश्न है इससे रिगार्डिंग? और भी किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछिए। गीता दीदी कुछ
पूछना है? सैटेलाइट के बारे में, सैटेलाइट कोऑपरेटिव के बारे में बात कर रहे थे, तो जो चाइना में घर घर में मोबाइल के पार्ट्स बनते हैं, हाँ जी दीदी, इसी के अंडर आएगा ना वो भी, उनके वहां के कंट्री के लिए? बिल्कुल दीदी, हमारे यहाँ भी मोबाइल बनेंगे तो घर घर में पार्ट्स बनेंगे, तो घर घर में होम इंडस्ट्री होगी। जो 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 कुछ लोग हमें डराते हैं ना कि लेडीज घर में ही काम करेंगी इसलिए उनको बाहर नहीं निकलना है, प्रेफर किए हैं, तो ये प्रेफर तो बेनेवलेंसी से ही किए हुए हैं कि बच्चों को संभालना है, बच्चों के एजुकेशन को देखना है, बच्चों को केयर करना है, तो बेटर है कि लेडीज घर का काम करें। और ये घर में ही इंडस्ट्रीज होंगी, इतनी होंगी कि वो अपनी इनकम इंडिपेंडेंट हो सकती है, वो कर सकती है सब काम, जैसे कि बच्चे करेंगे लेडीज करेंगी। जैसे जापान में मोबाइल के पार्ट्स बनते हैं, रिस्ट वॉचेस बच्चे स्कूल में बनाते हैं। हमने सुना था बचपन में कि वहाँ के बच्चे पीरियड, एक रेसेस एक्टिविटी पीरियड में वो छोटे छोटे इसके पार्ट्स बनाते हैं वॉच के। राइट राइट दीदी। और जो थर्ड स्टेज में हम लोग बात किए थे ना, वो शेयर की, जो शेयर जी 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 दीदी, कैसे होगा उसका, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे क्या? सेल नहीं होगा? सेकंड फर्स्ट स्टेज में तो दीदी शेयर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्टिविटी के हिसाब से 50-50 होगा, ठीक है ना। और उस 50, वो जो 50 होगा लेबर में बंटेगा, उसमें भी हम अगर लेबर करते हैं तो हम सैलरी, मतलब कि शेयर होल्डर सैलरी भी लेगा, तो उस 50% में भी वो अपना शेयर ले सकता है विद स्किल। विद स्किल। और फिर दूसरी स्टेज में 75 और 25 होगा, जिनकी सिर्फ लैंड है और कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो 25% उनका शेयर होगा। और शेयर को वहाँ का कोऑपरेटिव डिसाइड करेगा कि एक फैमिली कितनी जमीन चाहिए उसको अपना घर चलाने के लिए, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ चलाने के लिए, ठीक है। तो वैसे शेयर होंगे और तब होगा 25-75। और चौथी स्टेज में जब रीऑर्गेनाइज और रीअलॉटमेंट हो गई होगी लैंड की, तो फिर उसमें 100% में ही 100% जो है तो वो लेबर में भी और मैनेजमेंट में और लैंड होल्डर्स में भी बांटा जाएगा। तो शेयर कैंसिल नहीं होगी, मतलब एक बार जिसकी जमीन है तो उसकी ये बात नहीं कि उसका कैंसिल होगा और पता नहीं किसको जाएगा, वैसा नहीं होगा। उसके पास शेयर रहेगा, शेयर उसके बच्चे को जाएगा, उसके पोते को जाएगा, उसके नाती को जाएगा, जो भी उस टाइम की। एक और बात देखिए, लिटिगेशन ना हो, इसलिए हमें क्या, हमें लगता है, कुछ लोग हमें कहते हैं कि चरिया में बाबा ने जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बोले वो नहीं, बाबा कोऑपरेटिव्स में साफ साफ लिखते हैं कि लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जो लोकल होंगे उस टाइम के, अगर जैसे कि बंगाल की वो एग्जांपल देते हैं कि बंगाल में दया भागा सिस्टम चलता है और बाकी इंडिया में हिंदू कोड का सिस्टम इनहेरिटेंस है, तो हिंदू कोड का इनहेरिटेंस ही चलेगा। और हर जगह पे वहाँ के जो भी वहाँ के लोकल गवर्नमेंट के कोड बने हैं इनहेरिटेंस के, वही चलेंगे, इसलिए लिटिगेशन नहीं होती। मतलब ये ना करे कोई कि आनंद मार के चरिया में ऐसे लिखा है तो मैं ये नहीं मानूंगा, जो कि आजकल चल रहा है ना, शरिया और इस्लामिक लॉ और हिंदू लॉ और ये लॉ, तो वो ना हो, इसलिए कोई डिस्प्यूट नहीं है, जो लोकल होगा, जो टाइम के अकॉर्डिंग होगा वही। थैंक यू सो मच। ओके, ये चीजें इतनी डिटेल में बाबा दे दिए हैं आगे वाले पॉलिसी मेकर्स के लिए कि कहीं पे कोई लूप होल और कोई अन्याय करने का चांस नहीं रखें, लेकिन हमको पढ़ना बहुत जरूरी है और हमको इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। हेलो जी दीदी। जी दीदी, आप सुनाइए। जी, और किसी को कोई प्रश्न है रिगार्डिंग दो आज का जो क्लास हम लोगों का हुआ? किन्हीं को और कोई प्रश्न है हम लोगों के बीच में तो हम लोग ले सकते हैं। किसी के पास कोई प्रश्न नहीं है हम लोगों का आज का क्लास से रिलेटेड, तो इसका आज का मतलब टॉपिक या तो इतना समझ चुके हैं या इतने कंफ्यूज हो गए। नहीं दीदी, मुझे लग रहा है सबको क्लियर है, इसलिए कोई प्रश्न नहीं लोगों के, मतलब प्रश्न तो तब आता है जब कुछ डाउट हो, तो डाउट नहीं है। आई थिंक बहुत ही क्लियर, बहुत अच्छा क्लास था दीदी। थैंक हम यू लोगों का दीदी। कम दीदी।
थैंक यू चलिए फॉर वो कुछ वाइज वो लोग बोले कि या तो सबको कन्विंस कीजिए, नहीं तो कंफ्यूज कीजिए, वो दोनों स्टेजेस में क्वेश्चन नहीं आते। तो मैं ले रही हूँ कि आप कन्विंस्ड होंगे, कंफ्यूज तो नहीं हुए होंगे। नहीं नहीं, अच्छा था, सब क्लियर था, convinced हैं। अच्छा था क्लास, ओके क्लियर था।